नमस्कार बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। और जैसा कि पता है कि अभी तक ये जो वन शॉट का सीरीज़ है, श्रृंखलाएँ, ये कंटिन्यूस जारी है और आप अभी तक नहीं देखे हो एक भी वन शॉट, ये आपकी गलती है। हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके 5-5 वन शॉट यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और लास्ट जो वन शॉट अपलोड किया, अंतिम वन शॉट जो है वो आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ऑसिलेशन एंड वेव का है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो क्या कर रहे हो भाई, कुछ तो एग्ज़ाम के प्रति आपका होना चाहिए एफर्ट, प्रयास। अभी तक एक भी वन शॉट नहीं देखे हो, अगर देखे हो तो कमेंट करके बताओ सर हमने देख लिया। कितना देखे हो वो भी लिख देना, 3 या 4 जितना भी देखे हो फिजिक्स का कमेंट करके बताओ। अगर आपने 5 वन शॉट देख लिया तो आप 5 लिख दो और ये 6ठा वन शॉट हो जाएगा आपका। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यही कहूँगा कि आप वन शॉट पूरा देखें, अंतिम तक देखें और इसको आराम से नोट्स बनाएं, क्योंकि जो भी मैं वन शॉट करा रहा हूँ बार बार एक ही बात को दोहरा रहा हूँ कि वो सभी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीसीसी पर्पज़ के लिए। मतलब बीसीसी के एग्ज़ाम के व्यू के हिसाब से मैं वही चैप्टर चुन रहा हूँ जिसका वेटेज वजन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आने का संभावना है, ठीक ना। तो नहीं देखे हो तो मैं ये कहूँगा अभी भी जाके देखो, समय नहीं बीता है, अभी भी जाके मेहनत करके उसको पूरा ख़त्म किया जा सकता है, जाके कीजिए आप लोग। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आज हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युत धारा क्या होता है और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है इस चैप्टर के अंतर्गत मात्र 1.5 घंटा के वन शॉट में इसको ख़त्म करने वाले हैं। और आपका बस सपोर्ट होना चाहिए, आप अभी से लेकर अंतिम तक बने रहें। जिस प्रकार बाकी वन शॉट देखे आपको समझ आया, ये भी आपको बिल्कुल समझ आएगा, इतना तो भरोसा हो ही गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर का शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि करंट होता क्या है, विद्युत धारा होता क्या है, ठीक ना। तो अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से चले, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर इट इज़ डिनोटेड बाय आई। मतलब डेफिनेशन परिभाषा के हिसाब से चले तो विद्युत धारा को हम कहते हैं, है ना, आवेश का फ्लो मतलब बहाव, आवेश का बहाव का जो दर होता है किसी चालक के अंदर, उसके एरिया के, क्रॉस सेक्शन एरिया की, उसी को हम करंट बोलते हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, इंग्लिश में बोल देता हूँ फिर हिंदी में बोल देता हूँ। मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, इसी को हम करंट बोलते हैं। और एरिया हम यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर इसको देखते हैं, है ना। यूनिट गलत बोलते हैं, एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंतर्गत जो फ्लो होता है चार्ज का पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब इकाई टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है उसको हम करंट बोलते हैं, ठीक ना। हिंदी में बोले तो हिंदी में भी फिर से दोहरा देता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यूनिट वर्ड निकल गया मुँह से। तो हिंदी में भी अगर बोले तो कोई बोलेगा विद्युत धारा क्या है, तो बोलेंगे आवेशों का जो बहाव होता है ना, समय के रिस्पेक्ट में, है ना, समय के अनुसार, उसी को हम करंट बोलते हैं। ओके, अब करंट को आई से लिखा जाता है। करंट को किससे लिखा जाता है? आई से लिखा जाता है, आई से डिनोट किया जाता है। और करंट का जो ऐसा यूनिट होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। क्या होता है इसका ऐसा यूनिट? एम्पेयर। एम्पेयर इसका ऐसा यूनिट होता है, इसका इकाई होता है नापने के लिए। अब हम बात करें कि करंट को लिखा कैसे जाता है बच्चा, तो करंट को हम लिख सकते हैं टोटल चार्ज फ्लो टोटल टाइम टेकन। मतलब परिभाषा ही इसका है, क्या है परिभाषा करंट का? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट ऑफ टाइम, आवेशों का बहाव इकाई समय में, है ना, इकाई समय में कितना आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया है, उसी को अपन करंट बोलते हैं। तो करंट बराबर आवेश के लिए Q लिखा जाता है और टाइम के लिए T लिखा जाता है। तो करंट बराबर चार्ज बट्टा टाइम, Q बट्टा T लिख सकते हैं। और आगे आपको पता होगा Q बराबर N ही होता है ना। Q क्या हो गया आपका? आवेश के लिए हो गया, आवेश का मान Q हो गया। N क्या होता है? N होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है बच्चा? आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे E जो होता है, E आपका होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है आपका E। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है सर?
एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, पता है आपको। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव होता है ना। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि चार्ज का यूनिट याद रखना, ये जो Q है, Q क्या है? Q आपका चार्ज है, और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? आवेश का ऐसा यूनिट क्या होता है? आवेश का ऐसा यूनिट होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। कूलम आवेश का ऐसा यूनिट कूलम होता है, ठीक ना। करंट का एम्पियर। तो करंट क्या है, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ बातों को। तो करंट जो है फ्लो ऑफ चार्ज है, यूनिट टाइम में, है ना। आवेशों का बहाव इकाई समय में जो होता है उसी को अपन करंट बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। हिंदी इंग्लिश के चक्कर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हिंदी वाले भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, इंग्लिश वाले भी देख रहे हैं, तो दोनों माध्यम को एक साथ लेके चलना पड़ता है। तो अगर बात करें तो हमने करंट को दो तरीके से पढ़ना चाहा। एक हमारा होता है एवरेज करंट, औसत धारा। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। एक तो गया एवरेज करंट, हमको ये मतलब नहीं बीच में कितना बदलाव आ रहा है। मान लो एक जगह करंट बदल के जा रहा है, 10 गया, अब वहाँ पे करंट 11 एम्पीयर हो गया, फिर 12 एम्पीयर, 13 एम्पीयर। एक समान करंट नहीं जा रहा है, एक जगह पे करंट बार बार परिवर्तन हो रहा है करंट की धारा में, कहीं 10, 11, 12 ऐसे करके बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा कुछ है। तो वैसे केस में हम क्या करते हैं, औसत निकाल लेते हैं, अपन उसको बोलते हैं एवरेज करंट, है ना। तो एवरेज करंट का जो मान होता है टोटल चेंज इन चार्ज, कितना आवेश गया है टोटल ऊपर लिख दो, और कितना समय लगा है ना, उसको नीचे लिख दो। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना आवेश का बहाव हुआ है और उस बहाव में कितना समय खपत हुआ है उसको नीचे लिख दो, है ना। चार्ज को ऊपर लिख दो, समय को नीचे लिख दो, भागा दे दोगे तो आपको एवरेज करंट निकल जाएगा। बात होता है इंस्टेंटेनियस करंट का। तो इंस्टेंटेनियस करंट मतलब होता है इंस्टेंट मतलब एक ही समय पे, अभी के अभी, कहते हैं इंस्टेंट करके दिखाओ, मतलब अभी के अभी करके दिखाओ। तो इंस्टेंटेनियस करंट उसको बोलते हैं जो हर एक क्षण का करंट विद्युत धारा का मान बताए। तो मान लो एक जगह अभी 10 एम्पेयर जा रहा है, तो उसका इंस्टेंटेनियस कितना करंट होगा? 10 होगा। 11 हो गया, अब इंस्टेंटेनियस 11 हो जाएगा। तो एवरेज ऐसा नहीं है कि टोटल गिन लो, नीचे में टोटल समय से भागा कर दो, तो एवरेज में एक ही मान आता है कि टोटल कितना बदला है, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, सबको लिख दो ऊपर, नीचे टाइम मतलब कि जितना चार्ज गया है, 10 कूलम गया, 11 कूलम गया, 12 कूलम गया, सब चार्ज को ऊपर लिख दो और नीचे समय से भागा दे दो, तो तुमको एवरेज करंट आ जाएगा, उसका मान एक ही आ गया। लेकिन इंस्टेंटेनियस में मान लो कोई विद्युत धारा कहीं पे बार बार परिवर्तित हो रहा है, तो उस केस में इंस्टेंटेनियस का मान बार बार अलग अलग होगा। जैसे अभी करंट 10 एम्पेयर है तो इंस्टेंटेनियस करंट का मान 10 एम्पेयर हो जाएगा। 11 हुआ तो इंस्टेंटेनियस करंट का मान 11 हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस मतलब होता है कि अभी के क्षण, मतलब अभी के अभी करंट का मान क्या है ना। इंस्टेंटेनियस करंट में कुछ नहीं करना, बस नया बात यही है कि समय को बहुत छोटा लेना है। डेल टी वेरी स्मॉल, डेल टी टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन जीरो के आसपास बहुत छोटा समय होना चाहिए। और फॉर्मूला वही रहेगा डेल क्यू बाई डेल टी, और डेल क्यू बाई डेल टी अगर टाइम छोटा है तो उसको अपन डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, याद रखना। तो अपन अगर अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट का तो हम इसको डी क्यू बाई डी टी के भी रूप में दर्शा सकते हैं, ठीक ना। इस प्रकार भी इसको दर्शाया जा सकता है इंस्टेंटेनियस करंट को। चलिए अब आगे चलते हैं, यही सब बात है, आपको फॉर्मूला कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा इस चैप्टर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको समझा के समाप्त कर दूँ, ठीक है ना। तो आप यहाँ एक बार पढ़ लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। क्या कह रहा है, करंट जो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसे आप पढ़ते हो कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। करंट जो है विद्युत धारा एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट एम्पियर है, और इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस जो होता है ना, पढ़ाए थे एसआई, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, अलग अलग नापने का जरिया होता है। तो हमने हर एक जरिया को बताया था, एमकेएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, क्लास में बताया हुआ। तो करंट का जो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर होता है, और सीजीएस यूनिट को एमयू बोलते हैं।
और CGS यूनिट को एक और नाम से जाना जाता है बायोट, ठीक ना, और भी एक नाम है ना, ये सब CGS यूनिट का नाम है। अब 1 एम्पियर के अंदर 1/10 बायोट होता है, याद रखना 1 एम्पियर के अंदर 1/10 बायोट होता है, ये भी एम्पियर होता है, यहाँ दिया हुआ है तो इसको आप याद रखोगे, ठीक है ना। आगे चलते हो, आगे आपको पता है कि करंट बराबर चार्ज बटा समय होता है। तो यदि हम करंट को 1 एम्पियर ले तो 1 एम्पियर को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कैसे डिफाइन किया जा सकता है। तो हम 1 एम्पियर को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ऊपर चार्ज 1 रख देंगे, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। 1 एम्पियर क्या बोल सकते हैं, 1 कूलम बटा 1 सेकेंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब यदि आपको क्या कहता है, किसी तार के अंदर, किसी चालक के अंदर 1 एम्पियर का करंट है, 1 एम्पियर का विद्युत धारा है, तो आप उसको ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो आप उसको बोल सकते हो कि 1 एम्पियर कहने का अर्थात 1 कूलम पर सेकेंड होगा। यहाँ पे बात क्लियर है, ठीक ना, 1 कूलम पर सेकेंड 1 एम्पियर कहने का मतलब होगा। अब अगर हम आगे बात करें, थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दो, यहाँ पे कह रहा है in case a charge q is revolving in a circle of radius r with uniform velocity v, current is given by this। मतलब कह रहा है, मान लीजिए, ध्यान सुनना, लॉजिक समझना, मान लीजिए एक चार्ज है, कोई भी एक चार्ज है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, इस सर्कल का चक्कर लगा रहा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमे, या इलेक्ट्रॉन की जगह मान लो, जरूरी तो नहीं इलेक्ट्रॉन ही होगा, कोई चार्ज भी हो सकता है, कोई और आवेश भी हो सकता है। तो यदि कोई आवेश किसी एक वृत्त का चक्कर लगाए, है ना, किसी एक मतलब कि सर्कल का चक्कर लगाए, तो जो करंट बनता है उसका फॉर्मूला होता है Q × F। ये करंट का फॉर्मूला होता है। क्या होता है करंट का फॉर्मूला, Q × F। F क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी, F आपका फ्रीक्वेंसी है। बोलोगे सर ये फॉर्मूला आया कैसे, तो हम आपको एक एक चीज़ बताते हैं, एक एक चीज़ आपको समझाते हैं, कैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपको पता है ना कि फॉर्मूला कहाँ से आया, हम बताते हैं। मान लीजिए ये कोई एक चार्ज Q है, इलेक्ट्रॉन है, इसको QA चार्ज बोल दो, छोड़ हटाओ। एक चार्ज Q है जो इस सर्कल का चक्कर लगा रहा है, ठीक। तो करंट जो होता है क्या होता है, चार्ज बाय टाइम होता है। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको अपन टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं, T बोलते हैं। तो करंट बराबर चार्ज बटा टाइम, पढ़े होगे ये फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा, Q बटा T। अब Q को अलग कर दो और 1 बटा T को लिख सकते हैं टाइम पीरियड। तो 1/T का चाहे तो अगर अपन फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1/T किस क्या होता है, 1/T फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, आवृत्ति को दिखाता है, कितना बार चक्कर लगाया जा रहा है उसको दर्शाता है, फ्रीक्वेंसी को। तो अगर हम चाहे तो 1/T की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/T की जगह F लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। और यदि हम चाहे तो और भी 2-3 फॉर्मूला इसको लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान दो, ध्यान से सुनो कैसे। मान लीजिए कि आपको समय नहीं मालूम है, तो समय कैसे निकलता है, समय बराबर पता है ना, समय कैसे निकलता है, समय बराबर दूरी बटे स्पीड, गति। अपन चाहे तो ये फॉर्मूला लगा के भी काम चला सकते हैं। जैसे कि फॉर्मूला क्या था, Q बटा T था ना, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। Q के जगह Q लिख देंगे और समय की जगह लिख सकते हैं दूरी बट्टा स्पीड, दूरी ऊपर नीचे स्पीड। अब बताओ यदि कोई चीज़ एक चक्कर मारेगा तो दूरी क्या होता है, 2πr। एक चक्कर में कितना जाता है, 2πr जाता है। तो समय यहाँ पे क्या लिखना था, समय की जगह क्या लिख देंगे, दूरी बट्टा स्पीड। स्पीड को क्या लिखेंगे, v लिखेंगे। बोलो, बहुत आसान है। Q के जगह Q लिख दिए और समय के जगह लिख दिए 2πr, नीचे में लिख दिए v। v आपका गति हो गया, v ऊपर चला जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, QV बटा 2πr। ये किसका फॉर्मूला आ गया, करंट का। ये भी करंट का फॉर्मूला है, देखा जाए तो ये भी करंट का ही फॉर्मूला है, देखा जाए तो एक मिनट रुकना, देखा जाए तो ये भी करंट का ही फॉर्मूला है। तो करंट का 2-3 फॉर्मूला आ गया। कैसे आया हम ये भी बताएं।
तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी में नोट्स आराम से लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो, मान लीजिए करंट वेरिएबल है, मतलब करंट का मान समय पे निर्भर कर रहा है और आपको आवेश निकालना पड़ रहा है। तो आवेश निकालने के लिए आप करंट का इंटीग्रेशन कर दीजिए, है ना। याद रखिएगा कि मान लीजिए आवेश निकालना है और विद्युत धारा जो आपका है वो समय पे निर्भर कर रहा है, वो वेरिएबल है, बदलता हुआ है। तो उस केस में आवेश निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है समय करंट का। तो अगर करंट का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा दो दिए गए समय के बीच में, तो आपको आवेश का मान आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि कभी आवेश का मान निकालना होता है तो आप करंट का इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, तो आपको आवेश का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। अब कैसे आया ये आपको पता ही होगा, I बराबर dq/dt होता है, dt इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे dt इधर चला जाएगा तो dq का मान क्या आ जाएगा, dq का मान हो जाएगा dt उधर चला गया, dt उधर चला गया, dq का मान हो जाएगा I dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो q बन जाएगा, और इधर तुमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा करंट का, विद्युत धारा का। तो समय का लिमिट लगाओगे t1 से t2, समय का लिमिट क्या लगाओगे, समय का लिमिट लगाओगे आप t1 से t2। इसी तरीके से फॉर्मूला बना है बच्चा, है ना, बड़ा आसान है, आपको इतना मालूम होना चाहिए। और एक और बात जो पॉइंट टू बी नोटेड, एक और बात जो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए, और वो बात क्या है, ध्यान से देखना। एरिया अंडर द ग्राफ करंट और टाइम, ये आपको बताता है चार्ज को। याद रखना, मान लीजिए, सुनो ध्यान से, एकदम मस्त बात बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें विद्युत धारा है और एक तरफ समय है, विद्युत धारा और समय, करंट और टाइम है। तो उसका जो एरिया होगा, जिसे यहाँ आप ध्यान दो, ऐसा कुछ एरिया बना हुआ है। तो एरिया किसका हो गया, करंट ऊपर है और इधर टाइम है। ये करंट और टाइम का ग्राफ बना हुआ है, करंट ऐसे बढ़ा, फिर एक समान हो गया, फिर करंट घट के 0 हो गया। तो करंट और टाइम का एरिया निकालोगे, जैसे इसका एरिया निकालोगे नहीं चित्र का, इसका कुछ ना कुछ एरिया आएगा। तो करंट और टाइम का जो एरिया होगा वो आवेश का मान बताता है, एरिया अंडर IT ग्राफ। मतलब विद्युत धारा और समय का जो ग्राफ बनेगा वो आपको आवेश का मान बताएगा कि आवेश कितना गया है एक जगह दूसरी जगह इस क्षण के बीच में, यहाँ से यहाँ तक कितना आवेश गया है, उसका एरिया निकाल दोगे वो बता देगा। ये भी याद रखना, ठीक ना, कि एरिया निकाल के भी हम आवेश का मान पता लगा सकते हैं करंट और टाइम वाला ग्राफ के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। और इसी बात को यहाँ दिखाया गया है कि ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया होगा, हमको बता देगा यहाँ से यहाँ तक में कितना आवेश गया है। ये करंट और टाइम का ग्राफ है, तो ये हमको चार्ज का मान बताएगा, आवेश का मान बताएगा। और ये बात हमने अभी ऑलरेडी बता दिया आपको। आगे चलते हैं। अब ये आपके सामने एक प्रश्न हाजिर है और आपको कोशिश करना है इसको बनाने का। तो सवाल है क्या दिया, पहले प्रश्न में दिए गए चीज़ों को लिख लिया। जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो पहले तो दिए हुए चीज़ को लिखा जाता है। तो दिया हुआ चीज़ क्या है, एक बार अगर अच्छे से देखें तो दिया हुआ चीज़ है 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन है। तो n का मान है 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन। और क्या दिया है, और दिया है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मान कितना है। ऑलरेडी हमको मालूम है, फिर भी दे दिया तो लिख लेते हैं। माइनस में चार्ज होता है, याद रखना। और ये सभी इलेक्ट्रॉन बिंदु A से बिंदु B की ओर बढ़ रहा है। यहाँ हिंदी में भी दे ले, पढ़ लो। कह रहा है पासिस फ्रॉम पॉइंट A टुवर्ड्स अनदर पॉइंट B। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो बिंदु A से बिंदु B की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहा है। कहाँ जा रहा है, बिंदु A से बिंदु B की बीच। आपसे बोला जा रहा है समय दे रखा है, समय क्या दे रखा है 0.1 सेकेंड, देख सकते हो दिया है यहाँ पे। तो आपसे पूछा ये जा रहा है बताइए करंट क्या होगा, विद्युत धारा का मान क्या होगा यदि 10 का पावर 20 इलेक्ट्रॉन बिंदु A से बिंदु B जाता है और समय लगाता है 0.1 सेकेंड।
तो आप ये बताइए करंट का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, I बराबर NE/T, है ना। आपका जो रियल फार्मूला होता है डेट इज़ I इक्वल टू Q/T, तो Q का मान की जगह आप NE डाल सकते हो। आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो I बराबर Q/T, और आपको मालूम होना चाहिए Q बराबर NE होता है, तो आप Q की जगह पे NE डाल सकते हो, तो I बराबर हो जाएगा NE/T। तो जब ये मान डालोगे तो आपको विद्युत धारा का मान ज्ञात हो जाएगा। आप डालो तो सही, अगर आप डालोगे तो डालो, कितना आ रहा है देखो तो, N का मान 10 का पावर 20 और E का मान दिया है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 और टाइम जो है दिया है 0.1। इसे अगर सॉल्व कर दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा विद्युत धारा का मान क्या होगा, है ना। टाइम कितना दिया, 0.1। सॉल्व कीजिए, एक पॉइंट से एक पॉइंट कट गया, 20 में से 19 चला गया, 10 बचेगा। 20 में से 19 गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा, और क्या बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, और पॉइंट से पॉइंट चला गया। सुन लेते हैं, 160 एम्पियर आ रहा है। तो यहाँ पे करंट का मान क्या आ रहा है, 160 एम्पियर। एक बार फिर से चेक कर ले, कभी कभार तुम लोग गलती निकाल देते हो मेरा, है ना। एक गलती हो गया था, एक ही बार गलती हुआ है इसमें लाइव जब लिया था तो एक क्वेश्चन में हल्का मिस्टेक हो गया था। तो I बराबर NE सही है और T आपका 0.1, ये भी सही है। चलो पॉइंट हट गया, पॉइंट गया, 20 में से 19 गया 10, सही है, 160 एम्पियर। अब ये 160 एम्पियर करंट है, विद्युत धारा है। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि विद्युत धारा का मान क्या होगा। दूसरा पूछ रहा है दिशा क्या होगा, डायरेक्शन। तो बचवा, विद्युत धारा जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के बहाव के विपरीत दिशा में होता है। तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन A से B जा रहा है। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन A से B की ओर जा रहा है, तो विद्युत धारा तुम्हारा B से A की ओर होगा। तो दिशा क्या होगा लिखेंगे दिशा के बाद में, फ्रॉम B टू A। इसका जो दिशा होगा B से A की ओर होगा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक नया चीज़ के बारे में, डेट इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है करंट पर यूनिट एरिया। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, याद रखिएगा। यहाँ वेक्टर साइन नहीं दिया है, काहे ने नहीं दिया है बताते हैं। बोल्ड लिख दिया ना, गाढ़ा अक्षर में लिख दिया, इसका मतलब समझो कि वेक्टर को ही दिखा रहा है। वेक्टर लिखने का ये भी एक माध्यम होता है, गाढ़ा कर दो, बोल्ड कर दो। तो करेंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मान होता है I बट्टा एरिया वेक्टर। करेंट डेंसिटी बराबर करंट बट्टा एरिया वेक्टर, ठीक ना। ये इसका डेफिनेशन हो गया। बाकी ये कुछ पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फ्यूअर इलेक्ट्रॉन लीव देयर, बीच का कुछ लिखा हुआ है जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बस आप इतना याद रखो कि करंट डेंसिटी, अच्छा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन लिखा है, यहाँ पे हेडिंग दिया ही नहीं, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये डेफिनेशन है फ्री इलेक्ट्रॉन का, ध्यान देना। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका मान करंट बटा एरिया वेक्टर होता है। अब बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन का। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कह रहा है फ्यू आउटर इलेक्ट्रॉन लीव्स देयर एटम्स एंड मूव्स फ्रीली विदिन द सब्सटेंस इन द वैकेंट स्पेस बिटवीन द एटम, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। देखिए अब एक नया बात उठता है कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। आज तक आप इलेक्ट्रॉन सुनते थे बट आप आज तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं सुनते थे। तो अब हम बात करने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन के ऊपर कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो उसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को कह सकते हैं वैसा इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षाओं में हो, परमाणु के बाहरी कक्षा में घूम रहा हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो, और उस पर लगने वाला न्यूक्लियस के द्वारा बल भी बहुत कम हो, जिस कारणवश वो कभी भी अपना कक्षा ऑर्बिट को छोड़ के मेटल्स के सतह पे आ जाए और आराम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाए। वैसे इलेक्ट्रॉन को अपन फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो बाहरी कक्षा में हो और उस पर लगने वाला बल भी बहुत कम होता है बाहरी कक्षा में होने के कारण, और वो आराम से मेटल्स के अंदर मतलब एक जगह दूसरी जगह आराम से जा सकता है। वैसे इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वही बात को हिंदी में लिखा है और मैंने समझा भी दिया। अब देखिए बात आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन बोल सकते हैं
ये एक प्रकार का औसतन गति है। जब आप बैटरी लगाते हो ना किसी भी कंडक्टर में, सुनना बात को, जब आप बैटरी लगाते हो तभी इसको हम देखते हैं, बैटरी नहीं लगाएंगे तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात नहीं करते हैं। तो जब भी आप किसी कंडक्टर में, चालक के अंदर बैटरी लगाते हो और भी बहुत सारे रेजिस्टर, प्रतिरोध सब लगाते रहते हो, तो जब आप बैटरी से जोड़ते हो उसको, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है धीरे 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 एक दिशा की ओर सभी इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, और उसी का औसतन गति को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। औसतन वेग को, गति नहीं वेग बोलो, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक तरह से एवरेज वेलोसिटी होता है सभी इलेक्ट्रॉन का, जब उसमें बैटरी को जोड़ दिया जाता है। जब एक तार में, चालक में बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है आगे बढ़ने का, उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, औसतन गति को। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मुख्य रूप से 2 फार्मूला होता है, आपको दोनों फार्मूला पता होना चाहिए। पहला फार्मूला होता है E/m × टाउ, ये टाउ है, टाउ, ये आपका क्या है, टाउ। टाउ क्या होता है बच्चा लोग, इसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसके बारे में भी बात करेंगे कहीं की करके। ये आपका होता है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। VD जो लिखा हुआ है इसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब होता है घसीट के आगे जाना, रेंगते आगे जाना एक तरह से बोलो। और इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कुछ आगे बढ़ता है। जब इलेक्ट्रॉन बैटरी लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता है, उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। टॉ आपका क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम। ई आपका हो गया विद्युत क्षेत्र, बड़का ई इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है, तो हम इसको लिख देते हैं। ई का मान हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है, ठीक ना। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शा रहा है। ये तो गया एक और फॉर्मूला। और छोटका ई क्या है, छोटका ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश होता है उसका मान। ई एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और एक और फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, और वो दूसरा फॉर्मूला देखो क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखना। दूसरा फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला तो है ही, दूसरा भी है। VD तुमको मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। I तुम्हारा करंट हो गया, N तुम्हारा होता है, एक्चुअली में N को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है उसको हम N बोलते हैं। E जो हो गया आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये जो E है ना छोटका ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे जो A है वो आपका हो जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, चलो ये भी हम समझा देते हैं। मान लो एक सिलेंडर है ऐसा वाला, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कहने का अर्थात होता है ये वाला एरिया, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक नहीं। ये वाला एरिया नहीं, कर्व वाला नहीं, फ्लैट वाला जो है ये वाला, यहाँ पे भी फ्लैट वाला, ये वाला, इसको अपन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करते हैं। और ये ए है, तो ये भी एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर्मूला है। करेंट ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है ना, सब्सटेंस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी घनत्व जो होता है उसको N से लिखते हैं। ये आपका हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जैसा कि हमने पढ़ा, मिटा रहा हूँ इसको तुम लिख लेना वीडियो पॉज करके, यहाँ ध्यान देना। अब हम जो बता रहे ध्यान सुनो। सुना ध्यान से, तुमको पता है जैसे कि I/A, यहाँ पे I/A को तुम क्या लिख सकते हो, J। तुम पढ़े हो ना अभी तुरंत, एक वर्ड सुने होगे करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी को अपन I/A बोलते हैं, तो I/A की जगह J लिख सकते हो, करेंट डेंसिटी। ये तुम्हारा हो गया करेंट डेंसिटी। ये किसके जगह पर आया, ये I/A की जगह करेंट डेंसिटी आ गया, नीचे क्या बचा NE, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। ये सब फॉर्मूला ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया। I/A एक जगह J और बच्चा नीचे NE, ये भी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला को तो बिल्कुल ही याद रखें, जो भी फॉर्मूला होता है आप उसको कॉपी में लिख ले। ये सब फॉर्मूला बहुत काम का है, मैं काम का जो है वही पढ़ा रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी हो भी जा रहा है, अदरवाइज तो चैप्टर बहुत बड़ा है। अब जैसा कि मैंने बोला था रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसको भी हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, ये जो डेफिनेशन है एक्चुअली में रिलैक्सेशन टाइम का डेफिनेशन ये रहा, ये वाला।
क्या है डेफिनेशन, एक बार डेफिनेशन पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लूँ। डेफिनेशन आप एक बार पढ़ लो। आपसे बोला जा रहा है द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, उसी को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। बोलोगे सर इसका मतलब नहीं समझे, हम समझा रहे हैं ना, तुम नहीं समझे तो हम समझाएंगे, मेरा काम है समझाना। देख बच्चा, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका ज़िंदगी भी आराम नहीं होता है, हराम जिंदगी होता है, हराम का। क्योंकि मान लो ये चालक है और इस चालक के अंदर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है। अब तुम जो सोचते हो इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चल जाता है, नहीं बच्चा, इलेक्ट्रॉन को रास्ते में बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे कण होते हैं, आपका न्यूक्लियस होता है, बहुत सारी चीज़ होते हैं, एटम्स, परमाणु खुद होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो बहाव में एक बाधा बन जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। तो होता क्या है, मान लो जो रुकावट है कुछ इस प्रकार है, ये सब रुकावट है, उजला कलर से बनाया। तो इलेक्ट्रॉन आता आता है, इससे टकराता है, रुक जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और दूसरा रुकावट फंस जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना आराम से नहीं चलता है। पहला यहाँ रुकावट मिला उसको, ये रुकावट पे इलेक्ट्रॉन टकराया, फिर दूसरा रुकावट की ओर इलेक्ट्रॉन गया। तो इन दोनों रुकावटों के बीच का जो समय लगता है, जैसे इलेक्ट्रॉन मस्त कब तक चलेगा, इलेक्ट्रॉन मस्त तब तक चलेगा जब उसको कोई रुकावट का सामना नहीं करना पड़े। तो ये छोटा छोटा जो डॉट है ये रुकावट है। तो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराया और रुक गया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मस्त चलेगा, यहाँ तक कोई रुकावट नहीं है, बीच में यहाँ कोई रुकावट नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन मस्त चलेगा। और यहाँ से यहाँ तक चलने में जो इलेक्ट्रॉन को समय लगा उसी को अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। उसी को अपन क्या नाम देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। उसको अपन टाउ से लिखते हैं, इसी को अपन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन के जो दो टकराव है उसके बीच का समय, यहाँ टकराया उसके बाद बीच में इलेक्ट्रॉन आराम से चला जब तक दूसरी जगह जाके टकरा ना जाए, इनके बीच का समय को ही अपन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। मुझे उम्मीद है समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉन रास्ते में टकराते टकराते आगे की ओर बढ़ता है, तो दो टकराव के बीच का जो समय होता है उसको अपन रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए एक नया शब्द है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए मोबिलिटी क्या होता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा। आपसे अगर कोई पूछता है बताइए मोबिलिटी क्या होता है तो आप क्या जवाब दीजिएगा। मोबिलिटी का जो परिभाषा होता है वो यहाँ लिखा हुआ भी है, बट हम बता भी देते, लिखा नहीं है यहाँ पे, कुछ वर्ड लिखा, हम परिभाषा बता देते हैं। मोबिलिटी जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो ड्रिफ्ट वेग है, ड्रिफ्ट वाला वेग है, घसीट घसीट के आगे जाने वाला वेग, इकाई विद्युत क्षेत्र में कितना है उसी को मोबिलिटी बोलते हैं। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है, इकाई मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना होता है उसी को हम बोलते हैं मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी का परिभाषा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना है, इकाई विद्युत क्षेत्र के अंदर, उसी को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसी को अपन मोबिलिटी बोलते हैं। और मोबिलिटी को म्यू से लिखा जाता है, ठीक ना, मोबिलिटी को म्यू से लिखा जाता है। और जब तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान ऊपर में डालोगे और विद्युत क्षेत्र का मान नीचे डालोगे तो आपको फॉर्मूला ये आ जाएगा। चलो मैं बता भी देता हूँ कैसे आएगा। जैसे कुछ बच्चा का होता है सर आया कैसे ही फॉर्मूला, इसको बताओ, हम बताते हैं। आपने अभी तुरंत क्या पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान क्या होता है, एक मान पढ़ा था ना, E/m गुना टाउ। जाके देख लो वीडियो पीछे करके, तुमने अभी पढ़ा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान ये भी होता है, E/m इंटू टाउ, पढ़े थे। अब जो मोबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या है, मोबिलिटी बराबर होता है बच्चा लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र नीचे। तो अगर तुम ऐसा करोगे बच्चा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मान क्या है, ऊपर लिख दो E/m इंटू टाउ। टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है, नीचे क्या है E है, इसको भी लिखना पड़ेगा E। अब अगर देखा जाए E से E कट गया
कितना मान आ गया, ई बट्टा एम गुने में टाउ, ये आ गया किसका मान बच्चा, मोबिलिटी का। तो मोबिलिटी का ये भी एक फॉर्मूला हो गया और मोबिलिटी का ये भी एक फॉर्मूला हो गया, दोनों मोबिलिटी का ही फॉर्मूला है। आप ज़रूरत के हिसाब से दोनों में से कुछ भी प्रयोग कर सकते हो। और जैसा कि देखा जा सकता है मोबिलिटी के फॉर्मूला में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, सिर्फ कितना ई है, एम है और टाउ है बस। तो मोबिलिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई मतलब नहीं है, मोबिलिटी को विद्युत क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कहने का अर्थात यह है विद्युत क्षेत्र से उसका कोई नाता नहीं है मोबिलिटी को। तो मोबिलिटी को विद्युत क्षेत्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोबिलिटी जो होता है विद्युत क्षेत्र से स्वतंत्र है, यहाँ लिखा भी है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करें ओम्स लॉ। अब हमारा ओम चर्चा बहुत ज़रूरी है, ओम चर्चा का बहुत याद आता है, 10वें में भी पढ़े होगे ओम चर्चा को, बर्मा में भी पढ़े होगे, और एक बार फिर से ओम चर्चा को याद करो। ओम्स लॉ क्या बताता है, बताओ जल्दी, ओम्स लॉ क्या बताता है। ओम्स लॉ का कहना ये है कि यदि, लिखा हुआ यहाँ पे ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन इससे बेहतर मैं बताता हूँ कि किसी चालक के अंदर पास करने वाला विद्युत धारा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। तुम जितना ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाओगे उसके अंदर का जो विद्युत धारा का मान होता है वो बढ़ते जाता है। बट ओम्स लॉ का कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें क्या है, तापमान में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, दबाव में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज़ एक समान नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ दो चीज़ों के बीच बात कर रहे हैं, एक तरफ आपका हो गया करंट, दूसरी तरफ आपका हो गया वोल्टेज। तो ओम चर्चा का कहना है कि यदि तुम वोल्टेज का मान बढ़ाओगे तो विद्युत धारा का भी मान बढ़ेगा, करंट का भी मान बढ़ेगा। यही बात ओम चर्चा बोलते हैं कि करंट जो है, विद्युत धारा जो है वो वोल्टेज पे डायरेक्ट निर्भर करता है। यही कहना चाह रहे हैं कि करंट बढ़ेगा यदि तुम वोल्टेज बढ़ाओगे, या तुम इसको इस प्रकार से भी बदल के लिख सकते हो कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा। और जब प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाते हैं, रिश्ता वाला, डायरेक्ट रिश्ता वाला साइन को हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है और ये फॉर्मूला बन जाता है V बराबर आई आर। ये सबसे फेमस फॉर्मूला है ना, सबसे फेमस, फिजिक्स में ही सब कोई जानता है, जो भी फिजिक्स का नाम जानता है उसको फॉर्मूला पता होगा, V बराबर आई आर, ओम चर्चा का लॉ। आइए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए दुनिया में हम लोग, मतलब फिजिक्स में हमको दो तरह का चीज़ पढ़ना होता है, दो तरह के वस्तु के बारे में पढ़ना होता है, दो तरह का कोई भी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। एक वो जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, मतलब ओम्स लॉ पे आधारित हो, और दूसरा वो होता है जो ओम्स लॉ के खिलाफ हो, ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं चलता हो। एक वो जो ओम्स लॉ के हिसाब से चलता है और एक वो जो ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं चलता है। तो जो वस्तु ओम्स लॉ को मानता है, वो भी मतलब होता है मानना, जो ओम्स लॉ के हिसाब से चलता है, जैसे कि बात करें कॉपर का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, ये सब ओम्स लॉ के बातों को मानता है, ओम्स लॉ के हिसाब से चलता है। तो इनको अपन बोलते हैं ओमिक सब्सटेंस। क्या नाम देते हैं, ओमिक सब्सटेंस। याद रखना, ओमिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करे, पालन करे, और जो ओम्स लॉ को विरुद्ध हो, खिलाफ हो, उसको पालन नहीं करे, ओम्स लॉ से हटके कुछ हो, तो उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नन ओमिक। उसको क्या बोलते हैं, नन ओमिक या फिर नन लीनियर कंडक्टर, चालक। उसका आप दो तरीके से बोल सकते हो, आप चाहो तो इसको नन ओमिक बोल सकते हो, यदि आप चाहो तो उसको नन लीनियर कंडक्टर बोल सकते हो, जो ओम्स लॉ को पालन ना करे, ओम्स लॉ के नियमों का पालन नहीं करे। और इसका उदाहरण क्या होगा, गैसेस ओम्स लॉ के नियमों का पालन नहीं करता है। एक तुम्हारा हो गया गैस, है ना, दूसरा तुम्हारा हो गया और भी सेमीकंडक्टर सब हो गया, है ना, ट्रांजिस्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, ये सब जो छोटा मोटा चीज़ है ना, जिसको तुमको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर के अंदर पढ़ना होता है, वो ज़्यादातर ओम्स लॉ को पालन नहीं करता, ओम्स लॉ का पालन नहीं करता। तो जो ओम्स लॉ का पालन नहीं करे उसको नन ओमिक बोलेंगे, नन लीनियर बोलेंगे, और जो ओम्स लॉ का पालन करे उसको अपन ओमिक बोलते हैं, है ना, जो ओम्स लॉ का पालन करता है। अब देखिए,
अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच का रिश्ता क्या होता है ना। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध और रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच का रिश्ता क्या होता है वो समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, रिश्ता होता है R बराबर रो L बाई ए। R क्या है? R आपका प्रतिरोध है, अपन इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, R फॉर रेजिस्टेंस। हिंदी में बोले तो प्रतिरोध। और रो आपका होता है रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता किसी भी चालक का या किसी भी वस्तु का। L क्या होता है? L होता है किसी भी चालक की लंबाई, कंडक्टर की लंबाई, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या होता है? क्षेत्रफल। कैसा वाला क्षेत्रफल? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला, क्रॉस सेक्शन वाला एरिया, उसको ए बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखें, बड़ा काम का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है फिर से बता देता हूँ। R बराबर रो L बट्टा ए, ये एक फॉर्मूला तो हो गया। और यहाँ पे एक दो फॉर्मूला हम भी बता रहे हैं, देखो समझो बात। R बराबर रो L बट्टा ए है। अगर हम अपना मस्त दिमाग चलाएं, सुनना ध्यान से जो सिखा रहे हैं, अगर हम अपना मस्त दिमाग चलाएं तो हम इसको थोड़ा सा और परिवर्तन इसमें ला सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और परिवर्तन क्या ला सकते भाई? देखो, हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लंबाई से गुना कर देते हैं, चालक की लंबाई से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रो L स्क्वायर, नीचे में एरिया गुना लंबाई करेंगे। एरिया गुना लंबाई किस बात को दर्शाएगा? एरिया गुना लंबाई को अपन वॉल्यूम बोलेंगे, याद रखना। एरिया गुना लंबाई करने वॉल्यूम आ जाता है। यो एक फॉर्मूला बन गया बच्चा, ये दूसरा फॉर्मूला। तो प्रश्न ये उठता है कि पहला कब प्रयोग करना है, दूसरा प्रयोग कब करना है। देखिए, दूसरा पहला तुम कभी भी प्रयोग कर सकते हो, जब करो तब भी आंसर आएगा, हमेशा आएगा। दूसरा तुम्हारा एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसका प्रयोग तभी करना है जब तुम एक तार को खींच रहे हो या दबा के छोटा कर रहे हो। ये या तो एक तार को तुम पकड़ के तीर के बड़ा कर दिए या एक तार को तुम दबा के छोटा कर दिए। तो अगर ऐसा काम करते तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, और उस समय ये फॉर्मूला बहुत मददगार हो जाता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम एक समान हो जाता है तो वॉल्यूम कट जाता है। अगर तुलना करते हैं दो तारों के बीच में तो वॉल्यूम कट जाता है। तो ये फॉर्मूला महत्व रखता है तब जब तार को तीर के बड़ा कर दो या तार को दबा के छोटा कर दो। चलो आगे चलते हैं, बहुत कुछ पढ़ना है। अब देखिए, जैसा कि हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने पढ़ा V बराबर आई आर। तो अगर I को नीचे भेज दे, R बराबर क्या आ जाएगा? V बट्टा आई आएगा, बोलो हाँ आएगा। R बराबर V बट्टा आई। अब यदि R के जगह पे तुम रख दो 1 ओम, R की जगह पे क्या रख दो? R की जगह पर रख दो 1 ओम। तो 1 ओम बराबर V की जगह क्या रखना पड़ेगा? तो तुमको V की जगह 1 वोल्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 ओम अगर चाहिए तो ऊपर में 1 वोल्ट रखना पड़ेगा, नीचे में 1 एम्पेयर रखना पड़ेगा। तो याद रखना बच्चा कि तुम 1 ओम को लिख सकते हो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, ऐसे करके 1 ओम को लिख सकते हो 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। और ओम का जो रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है आपका ml2 t-3 a-2। देख लेना। देखो, कुछ भी अगर गलती दिखता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि टाइपिस्ट एरर कर सकता है और डायमेंशन हर किसी को याद नहीं होता, निकाला जा सकता है। तुम V का डायमेंशन निकाल सकते हो, और जिसे प्रतिरोध का डायमेंशन निकालना है तो तुम V का निकाल लो और करेंट का नीचे भागा दे दो। तो डायमेंशन क्या आ जाएगा? ml2 t-3 a-2। ये आपका आ जाएगा डायमेंशन किसका? प्रतिरोध का। आप इसको निकाल के देखें और चेक करें सही है कि नहीं। होगा ही सही, क्योंकि कंटेंट है, बनाया गया है तो आपके लिए सही बनाया गया। अब आगे बात करें तो आगे अपन को पढ़ना है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। जिस तरह होता है प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, उसी तरह होता है बच्चा चालकता और चालकता। दोनों तो सेम ही है भाई, उसमें अंतर क्या है?
मुझे हिंदी नहीं मालूम, इसको तो चालकता लिखा और इसको पता नहीं, उसको भी चालकता ही लिख दिया। मे भी होता हो, ट्रांसलेट किया गया गूगल के द्वारा, टाइपिस्ट हमारे की है तो हमको नहीं मालूम, बट इतना समझो इंग्लिश में ही बात करते हैं। एक होता है कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी जिसको प्रतिरोधकता बोलते हैं उसका उल्टा हो जाता है आपका कंडक्टिविटी। तो दो बात हो गया, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। अब देखिए वही बात लिखा हुआ है यहाँ पे बच्चा जो हम बताएं। तो कंडक्टेंस होता है रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। तो कंडक्टेंस को लिखोगे आप 1/R, रेजिस्टेंस को उलट दोगे। और इसका यूनिट का बात करें तो इसका यूनिट हो जाएगा 1/ओम, या फिर ओम को ऊपर ले जाओ, नीचे से ऊपर ओम को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो ओम इन्वर्स हो जाएगा। तो कंडक्टेंस को आप 1/ओम भी लिख सकते हो, ओम इन्वर्स भी लिख सकते हो। और इसका एक और यूनिट है ऐसा यूनिट साइमेन। साइमेन भी कंडक्टेंस का यूनिट है। बहुत बार प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि साइमेन किसकी इकाई है या फिर कंडक्टेंस की इकाई क्या है, तो ऑप्शन में आपको साइमेन देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है? वही रेजिस्टिविटी को उल्टा, प्रतिरोधकता का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। और कंडक्टिविटी को बच्चा हम सिग्मा से लिखते हैं। तो सिग्मा बराबर, यहाँ जो सिग्मा है, सिग्मा जो आपको रेजिस्टिविटी दिखाता है, प्रतिरोधकता को दिखाता है, 1/ρ होता है। एक मिनट उल्टा, हाँ सिग्मा जो है कंडक्टिविटी को दिखाता है, गलती से मैंने प्रतिरोधकता बोल दिया। सिग्मा कंडक्टिविटी को दिखाता है, चालकता को दिखाता है। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, रो मतलब प्रतिरोधकता है ना। तो सिग्मा बराबर, सिग्मा जो होता है रो का उल्टा होता है, सिग्मा बराबर 1/ρ। सिग्मा आपको कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी को अपन सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा। अब देखो वही बात यहाँ लिखा है कि कंडक्टिविटी जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता का उल्टा जो होता है उसी को अपन कंडक्टिविटी बोलते हैं। और कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखते हैं। और कंडक्टिविटी का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वो होता है मोह। ओम का उल्टा क्या होगा? मोह होगा, MHO, मोह, MHO। ओम OHM ओम, उसका उल्टा कर दो MHO, तो उसका उल्टा होता है ओम मोह पर मीटर। मोह MHO मोह पर मीटर, किसका उल्टा होता है ये रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। और ये किसका यूनिट है बच्चा? ये कंडक्टिविटी का यूनिट है, याद रखिएगा। और कंडक्टिविटी का जो डायमेंशन होता है वो ये रहता है, ये भी आपको याद रखना है। कभी कभार एग्ज़ाम में दे देता है तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप रट लो या तो एग्ज़ाम के समय मेहनत करके समय बचा के निकाल लो। आप जो करना करो, लिख लेना इसको भी। अब हम आगे बात करते हैं, बहुत कुछ बात करना है, इतना मैं एक एक बातों को कवर करता हूँ। ऐसा नहीं कि चैप्टर शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ तो उड़ा दूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम वेक्टर रूप में दर्शा सकते हैं और उसका जो मेन मुख्य फॉर्मूला होता है वो ये होता है। ये फॉर्मूला क्या है? जे आपको दिखाता है करंट डेंसिटी को, और सिग्मा जो है बच्चा, सिग्मा आपको अभी पर क्या है ना, कंडक्टिविटी को दर्शाता है। और ई जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो करंट डेंसिटी जे भी एक तरह का वेक्टर है, और सिग्मा आपका कंडक्टिविटी हो गया, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जे सिग्मा को आप क्या लिख सकते हो? सिग्मा को लिख सकते हो 1/ρ। अभी पर है ना, सिग्मा और रो के बीच में उल्टा रिश्ता होता है। तो सिग्मा को अगर चाहो तो 1/ρ लिख सकते हो, और गुने में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज़रूरत के हिसाब से आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। तो मुख्य रूप से ये वेक्टर फॉर्म को दर्शा रहा है ओम्स लॉ के, और ये इक्वेशन रिलेट कर रहा है, रिश्ता जोड़ रहा है, ठीक ना। इसको भी आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं, आगे कुछ बातों का ध्यान दें। देखिए जैसे जैसे आप तापमान में परिवर्तन कीजिएगा, प्रतिरोध किसी भी चालक का बढ़ता है। अगर तापमान का रेंज छोटा है, मतलब छोटे रूप से तापमान में आप परिवर्तन कर रहे हो, बढ़ा रहे हो तापमान, तो तापमान बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है ना, तापमान बढ़ाने से। और प्रतिरोधकता जिसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं वो भी बढ़ता है। अब उसका इक्वेशन क्या होता है, ध्यान दें। इक्वेशन जो होता है आपका ये होता है रो बराबर, रो आपका क्या है, प्रतिरोधकता है आपका रो, ये हो गया फाइनल रेजिस्टिविटी। फाइनल मतलब अंतिम वाला। मान लो तापमान बढ़ा रहे हो, तो तापमान बढ़ा दिए तो उससे क्या होगा, प्रतिरोधकता बढ़ेगा, तो फाइनल जो रेजिस्टिविटी होगा
उसको अपन लिखेंगे रो। और रो नॉट क्या है? रो नॉट आपका होगा इनिशियल, शुरुआती, इनिशियल रेजिस्टिविटी। इनिशियल रेजिस्टिविटी को अपन बोलेंगे यहाँ पे रो नॉट, और फाइनल को बोलेंगे रो। तो शुरू में जो भी प्रतिरोधकता होगा, जब आप तापमान बढ़ाना शुरू ही किए थे, तो जब शुरू किए थे उसी दौरान जो प्रतिरोधकता होगा, रेजिस्टिविटी होगा, उसको अपन रो नॉट लिखेंगे। और जो अंतिम वाला आंसर आएगा वो यहाँ लिखाएगा, बराबर 1 अल्फा। अल्फा क्या होता है बच्चा? अल्फा जो होता है ना, कॉफिशिएंट होता है ना। अल्फा क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है। ये कांस्टेंट, मतलब एक तार के लिए मान के चल सकते कांस्टेंट होता है। ये कॉफिशिएंट होता है किसका, है ना, किसी भी सब्सटेंस का एक कॉफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, उसको हम अल्फा बोलते हैं, ठीक ना। टी क्या होता है? टी आपका होता है अंतिम तापमान। अंतिम मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर। टी जो होता है आपका अंतिम तापमान होता है, उसको फाइनल टेम्परेचर लिखेंगे। टी नॉट जो होता है आपका बच्चा लोग शुरुआती तापमान होता है, इनिशियल होता है। शुरुआत में जितना तापमान था उसको इनिशियल बोलते हैं, इनिशियल टेम्परेचर। शुरुआती तापमान। जिस तरह हमने प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी के लिए लिखा, ये फॉर्मूला सेम टू सेम हम चाहे तो रेजिस्टेंस प्रतिरोध के लिए भी सेम उसी प्रकार लिखा जा सकता है। और अल्फा जो होता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है, और उसका जो मान होता है ना, उसका मान इस तरह से निकाला जा सकता है, अल्फा बराबर R माइनस R नॉट। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल R, मतलब प्रतिरोध में जो बदलाव आया इसको हम लिख सकते हैं। R क्या है? अंतिम प्रतिरोध। R नॉट क्या है? शुरुआती प्रतिरोध। तो दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों का बदलाव हो जाएगा, डेल R। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, R नॉट। R नॉट क्या है आपका बच्चा लोग? R नॉट जो है आपका यहाँ पे नीचे R नॉट है ना, वो शुरुआती प्रतिरोध को दर्शाता है, और T माइनस T नॉट तापमान में परिवर्तन को दर्शाता है। तो अल्फा का मान इस प्रकार निकाला जा सकता है। हम प्रश्न करेंगे, अभी आपका वन शॉट में हम फॉर्मूला बता दिए, प्रश्न भी करेंगे अल्फा का मान कैसे निकालते हैं, लिख लो। जब प्रश्न करेंगे तो बड़ा काम आएगा। अब आइए, ठीक ना। तो हमने क्या बोला? तापमान बढ़ाने पे चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और कुचालक सेमीकंडक्टर, है ना, अर्धचालक शायद उसको बोलते हैं। अर्धचालक जो होता है, सेमीकंडक्टर जो होता है ना, अर्धचालकों का। तो सेमीकंडक्टर का मान जो होता है टेम्परेचर बनाने पे उसका प्रतिरोध का मान घटता है। सुन लो मेरी बातों को। चालक धातु का अगर तुम तापमान बढ़ाओगे तो धातु का तापमान बढ़ाने से जो होता है उसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है। और अर्धचालक जिसको अपन सेमीकंडक्टर बोलते हैं, उसका अगर तापमान बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध का मान उल्टा घटता है। अब ऐसा काहे होता है? क्योंकि चालक के अंदर अल्फा, जिसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, टेम्परेचर कॉफिशिएंट, तो अल्फा का मान प्लस होता है, इसलिए अल्फा प्लस हो रहा है, पॉजिटिव मतलब प्लस। तो धातु के अंदर, चालक के अंदर अल्फा प्लस होता है, जिस कारणवश तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। और अर्धचालक के अंदर अल्फा का मान माइनस होता है, जिस कारणवश तापमान अगर बढ़ाएंगे तो उसका जो प्रतिरोध का मान है वो घटता है। अब यही बात यहाँ लिखा हुआ है, अर्धचालक के अंदर ऐसा क्यों होता है? मतलब वही, क्योंकि अल्फा माइनस होता है तो उसका तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध का मान घटता है, तो अच्छा हो जाता है इसके लिए। अब देखो, हम बात करेंगे कार्बन रेजिस्टर का। थोड़ा सा मुझे समय दो। ये मुझे लगा था मैं 1.5 घंटा में इस लेक्चर को बना दूंगा, बट मुझे लग रहा है जहाँ तक कि 1 घंटा 1.5 घंटा से ऊपर भी जा सकता है। आइए बात करते हैं कलर कोड। ये भी आपको पढ़ना है, हालांकि बहुत सारे एग्ज़ाम में कलर कोड को अब हटा दिया गया है, बट आपका सिलेबस जब मैं देख रहा था उसमें कलर कोड भी था, ठीक ना। जो
तुम बाहर जाओगे प्रतिरोध को खरीदने के लिए, बाजार में जाओगे ना रजिस्टर को खरीदने के लिए, तो मुख्य रूप से उसमें 4 कलर का बैंड दिखता है ना, 4 गो रिंग दिखता है। तुम ऐसा देखना, तो मार्केट में जाओगे प्रतिरोध को खरीदने के लिए, ऐसा कुछ होता है लंबा सा, और उसके ऊपर कलर का बैंड बना रहता है, ऐसा कुछ रहता है। हम बना दे रहे हैं, एक दो अपने मन से बना दे रहे हैं समझाने के लिए। ऐसे करके मुख्य रूप से 4 गो रहता है। ऐसा ही कुछ रहता है बच्चा, ठीक ना, ऐसा ही कुछ 4 कलर रहता है, 4 गो रिंग जैसा बना रहता है। ये 4 रिंग होता है। तुम कभी जाके खरीदना तो तुमको 4 रिंग देखने को मिलेगा, उसको अपन बोलते हैं कोड। बोलोगे सर इस कलर करने से क्या फ़ायदा होता है? उसी कलर के माध्यम से हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तुमको लगता है सर कलर करने से कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल होता है। उसी कलर के माध्यम से हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये कलर कोड के सहायता से मिट गए यहाँ पे, कि कलर कोड के सहायता से हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वही है कि कार्बन रजिस्टर जो होता है, ये जो प्रतिरोधक होता है ना, बाज़ार में जाके लोगे तो उसके ऊपर 4 कलर देखने को मिलेगा। और मान लो हमने उसका नाम रख दिया ABCD। मान लो पहला का नाम हमने रख दिया A, दूसरा का नाम रख दिया B, तीसरा का नाम रख दिया C और चौथा का नाम रख दिया D। अब ये चारों करते क्या है, ध्यान सुनना। ये चारों करते क्या है, ध्यान सुनना। A और B जो होता है बच्चा, A और B जो होता है वो हमको बताता है फिगर को, डिजिट को बताता है कितना नंबर है, 20 30 कितना नंबर है, वो सिग्निफिकेंट फिगर को बताता है कि वैल्यू कितना है। और C वाला जो होता है वो आपको मल्टीप्लायर बताता है कितना पावर में रहेगा। और आपका D जो होता है वो टॉलरेंस बताता है। 4 बात है, क्या है सुना ध्यान से, मैं फिर से ड्राइंग में ही बता दे रहा हूँ। ये दोनों आपका सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। C जो होता है आपका मल्टीप्लायर होता है, कितना से उसको पावर में गुना करना है। और D वाला जो होता है टॉलरेंस बताता है, टॉलरेंस। इसको हम बताएंगे टॉलरेंस होता क्या है, ठीक ना, याद रखना। AB क्या करता है, सिग्निफिकेंट फिगर बताता है, C मल्टीप्लायर होता है और D आपका होता है टॉलरेंस, ठीक ना। यहाँ तो गड़बड़ लिखा है, D आपका इंडिकेट करता है टॉलरेंस को, है ना। अब देखो, तो हम जो है कभी भी रेजिस्टेंस निकालना होता है तो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। जो भी A का मान होगा इसको यहाँ लिख देंगे, जो भी B बताएगा। देखो A और B सब एक अंक को जाहिर करता है। मान लो A लाल कलर का है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्योंकि हम एक्चुअल हम नहीं बता रहे, हम मान लेते हैं A लाल कलर का है। तो लाल के लिए हमने A का मान 2 रखा है, तो आप A की जगह रख दोगे 2। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक्चुअल डाटा अभी आपको रटना पड़ेगा। कौन से कलर का क्या मान होता है आपको याद करना पड़ेगा। हर कलर का एक अंक दिया जाता है, तो A का जो भी अंक होगा उसको यहाँ लिखना होगा, B का अंक जो भी होगा उसको यहाँ लिखना होगा, साथ में लिखना होगा। A और B का जो भी अंक होगा उसको साथ में लिखना होगा, और C जो होगा उसको गुना करना होगा पावर में, 10 के पावर में गुना करना होगा C को। और प्लस माइनस D आपका दिखाता है टॉलरेंस, जो कि परसेंटेज में होता है ना। इस तरह से एक प्रतिरोध का मान को लिखा जा सकता है। अब A जो होता है, पहला कलर को A बोलते हैं, 4 कलर होता है ना, पहला को A बोलते हैं, दूसरा को B बोलते हैं, तीसरा कलर को C और चौथा कलर को D। A और B जैसा कि मैंने बताया नंबर को, संख्या को दर्शाएगा, सबका अपना अपना कुछ न कुछ मान होता है। A और B नंबर को दिखाएगा, C जो होता है आपका वो आपको दिखाता है पावर, कितना से उसको पावर में गुना करना है। और D जो होता है बच्चा वो टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मतलब क्या होता है, कभी कभी दुकान पे जाते हो सामान लेने तो बोलते हो ना थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा सर, थोड़ा कम कर दीजिए, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कम करने बोलते हैं, लेकिन मुंह से निकल जाता है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो कर दीजिए।
है ना, उसी को अपन टॉलरेंस बोलते हैं। ज़रूरी नहीं 400, अगर प्रतिरोध 400 खरीद के लाए बाजार से, वो 400 होगा, 401 भी जा सकता है, 402 भी जा सकता है। तो थोड़ा बहुत अप और डाउन चलता है, और उसी अप डाउन को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा को अपन टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? टॉलरेंस। तो थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा चलता है, 5-10% कम और ज़्यादा चलता है ना। 100 रुपये, 100 मान लो 100 ओम का प्रतिरोध लेके आए तो 105 तक भी जा सकता है और घट के 95 तक भी आ सकता है। तो उसी को हम टॉलरेंस बोलेंगे, थोड़ा बहुत कम और बेसी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम उसको लिखते हैं। अगर मान लो अभी भी प्रॉब्लम है, समस्या है समझने में, अभी हम एक उदाहरण लेंगे तो आपका पूरा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बोला, हर कलर का अपना मान होता है, ए और बी का। तो अगर मान लो पहला जो है ब्लैक रंग से रंगा हुआ है, पहला जो है काला कलर से रंगा है, ब्लैक। अगर पहला, इसका 4 को पट्टी बोलते हैं, तो प्रतिरोध का 4 पट्टी है, पहला पट्टी अगर ब्लैक कलर से रंगा है तो उसमें उसका अंक जो का मान होगा 0 होगा। याद रखना, अगर पहला पट्टी ब्लैक कलर का रंगेगा, और मान लो ब्लैक कलर है, मान लो तुम देखो बाजार गए, मार्केट गए और प्रतिरोध खरीद के लाए, उसका पहला पट्टी ब्लैक रंग का है, तो समझ जाना पहला जो अंक का मान होगा 0 होगा। मान लो पहला पट्टी ब्राउन कलर का होगा, तो पहला अंक का मान 1 होगा, रेड होगा तो 2 होगा, ऑरेंज होगा 3 होगा, पीला होगा 4 होगा, ग्रीन होगा 5 होगा, ब्लू होगा 6 होगा, वायलेट होगा 7 होगा, ग्रीन होगा 8 होगा, वाइट होगा 9 होगा। इसको आपको रटना पड़ेगा बच्चा, रटना पड़ेगा, ठीक ना। ए और बी के लिए, ए और बी के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मान लो मैं एक उदाहरण लेता हूं कि मार्केट से गए और पहला वाला जो है ग्रीन कलर का है, दूसरा वाला रेड कलर का है, तीसरा वाला जो है आपका, ये आपका जो है ऑरेंज है, और चौथा वाला, जो चौथा होता है ना, या तो सिल्वर का होता है या गोल्ड होता है, या तो उसको खाली भी छोड़ देते हैं, है ना। तो चौथा वाला या तो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, और या तो खाली भी होता है, ठीक ना। उस हिसाब से उसका टॉलरेंस का मान होता है, हम बता देंगे अभी आपको। मान लो पहला ग्रीन है, तो पहला अंक का मान क्या आ जाएगा? ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा? ग्रीन के लिए 5 हो जाएगा। दूसरा रेड है, तो रेड के लिए क्या लिखेंगे? 2, तो लिखेंगे 52 गुना। तीसरा मान लो ऑरेंज है, तो ऑरेंज के लिए क्या है? ऑरेंज 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 ऑरेंज, तो सी का मान यहाँ से लिखा जाएगा। याद रखना, जब भी सी का मान लिखना होगा यहाँ से लिखेंगे। तो ऑरेंज के लिए क्या लेना? 10 का पावर 3, तो यहाँ लिखेंगे 10 का पावर 3 प्लस माइनस, यहाँ पे आपका टॉलरेंस का मान होता है। क्या होता है? यहाँ पे आपका टॉलरेंस का मान होता है, और टॉलरेंस का मान सिल्वर गोल्ड सबके लिए अलग अलग होता है। जब कोई कलर नहीं हो, मान लो यहाँ नो कलर है, चौथा में सिल्वर गोल्ड या नो कलर हो सकता है, कोई कलर नहीं होगा। तो अगर कोई कलर नहीं होगा चौथा में, तो उसका टॉलरेंस 20% होता है ना, और 5 और 10% होता है सिल्वर गोल्ड के लिए, है। तो यहाँ परसेंटेज में आप लिख लोगे, आपका जो भी दिया होगा उसके हिसाब से। मान लो चौथा कोई कलर नहीं, तो यहाँ 20% लिख लोगे, ठीक है ना। इस हिसाब से आप अपना वैल्यू को डाल सकते हो। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो बहुत ईजी है, आप 10th में ऑलरेडी पढ़ रखे हो कि अगर हम सीरीज में लगा देंगे रेजिस्टेंस का तो उसका मान क्या होगा, और पैरेलल में लगा देंगे तो उसका मान क्या होगा। तो यदि हम सीरीज में रेजिस्टेंस को लगा देते हैं तो सभी प्रतिरोध का मान जुट जाएगा। मान लो 2-3 प्रतिरोध तुमको मिल गया, बाहर से खरीद के लाए हो, तुम तीनों को सीरीज में लगा दिए, R1 R2 R3, तो टोटल जो प्रतिरोध होगा चालक के अंदर, है ना, मतलब जुड़ा हुआ जो चालक है सर्किट के अंदर, वो हो जाएगा R1 + R2 + R3 अगर सीरीज में लगा है तो। और अगर हम बात करें पैरेलल का, तो सीरीज में क्या होता है, एक और बात, पहले सीरीज का बात कर लेते हैं और कुछ और सीरीज का बात करते हैं, उसके बाद पैरेलल पे आते हैं।
तो देखिए सीरीज में क्या होता है, मान लो तीनों प्रतिरोध को आप V वोल्टेज से जोड़ दिए, तीनों प्रतिरोध को किससे जोड़ दिए, V वोल्टेज से जोड़ दिए, तो होता क्या है कि वोल्टेज तीनों प्रतिरोध में बढ़ जाता है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट एक जैसा होता है, तुम कितनों प्रतिरोध लगा दो, सीरीज में करंट जो होता है एक समान होगा, कांस्टेंट होता है, सबको एक समान करंट मिलता है, विद्युत धारा मिलता है सीरीज में। बट आपका जो वोल्टेज होता है V, वो तीनों में बढ़ जाता है, इसको V1 मिलेगा, इसको V2 मिलेगा, इसको V3 मिलेगा, है ना। तो याद रखना है कि सीरीज में क्या होता है कि वोल्टेज बढ़ जाता है, किसी को V1, किसी को V2, किसी को V3 मिलेगा। अब प्रश्न ये उठता है सर किसको ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। तो याद रखिएगा सीरीज में जिसका प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसको वोल्टेज मिलता है। याद रखिएगा, अगर R2 का प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, सबसे तीनों में सबसे ज़्यादा प्रतिरोध मान लो इसका 5 है, इसका 2 ओम है, इसका 20 ओम है, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का मान किसका आ गया, R2 का, इसको सबसे ज़्यादा वोल्टेज प्राप्त होगा। तो सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है बट करंट का मान एक समान नहीं होता है। क्लियर है बात। अब आगे चलते हैं, आप बात करते हैं पैरेलल का। तो पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल का अगर हम ड्राइंग बनाएं तो हम ड्राइंग भी देख लेते हैं, आगे हो गए। तो ये आपका पैरेलल का ड्राइंग हो गया, पहले इसको देख लो फिर उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आराम से समझाएंगे। पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज एक समान होता है, उल्टा सीरीज में क्या है करंट एक समान होता है। पैरेलल में क्या, अगर बैटरी तुम्हारा V वोल्टेज का है, V वोल्ट है बैटरी का वोल्टेज V है, तो सभी प्रतिरोध को VA वोल्ट मिलेगा, इसको भी V वोल्ट मिलेगा, इसको भी VA वोल्ट मिलेगा, इसको भी VA वोल्ट मिलेगा। मतलब पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज एक समान होता है बट करंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, अब हमारा कारण बताते हैं। मान लो यहाँ से I करंट निकला, तो करंट जा रहा है, अभी तक एक ही रास्ता था करंट के पास एक ही रास्ता था यहाँ तक, लेकिन जैसे करंट यहाँ पे आया तो करंट को 3 रास्ता दिख रहा है, एक ये वाला और ये एक वाला, एक ये वाला बीच वाला और एक नीचे वाला। तो जब भी करंट को एक से ज़्यादा रास्ता दिखेगा तो करंट बढ़ जाएगा, और पैरेलल में ऐसा ही होता है, पैरेलल में एक से ज़्यादा रास्ता होता है, तो जहाँ पे एक से ज़्यादा रास्ता होता है करंट बढ़ जाता है। इसको मिलेगा I1 करंट, इसको मिलेगा I2 करंट, इसको मिलेगा I3 करंट। तो करंट बढ़ गया बट वोल्टेज तीनों को एक समान मिला। पैरेलल में ऐसा होता है कि वोल्टेज एक समान होता है, करंट बढ़ जाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है सर किसको ज़्यादा करंट मिलेगा। प्रश्न क्या उठ रहा है सर, किसको ज़्यादा करंट मिलेगा। सुन लेना ध्यान से, जिसका प्रतिरोध कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा। याद रखना पैरेलल में क्या होता है, सुन लो मैं आप समझा भी देता हूँ, कारण बता देता हूँ। पैरेलल में होता है V बराबर, और मान लो ओम चचा का लॉ लगा है, तो ओम चचा का लॉ होता है V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो अगर हम R को नीचे भेज दें तो I बराबर क्या होगा, R नीचे जाएगा तो I बराबर V बट्टा R। अब पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि वोल्टेज एक समान नहीं होता है। तो अगर हम वोल्टेज को भगा दें, यहाँ से हटा दें, क्योंकि वोल्टेज एक समान है तो अपन वोल्टेज को कांस्टेंट मान के हटा सकते हैं। तो हमने वोल्टेज को क्या किया, कांस्टेंट मान के हटा दिया। तो अब रिश्ता क्या आ गया, करंट और प्रतिरोध के बीच का उल्टा। मतलब कि अगर प्रतिरोध कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। तो याद रखना पैरेलल कनेक्शन में प्रतिरोध और करंट का मान विपरीत होता है। मतलब अगर प्रतिरोध कम होगा जहाँ पे उसको करंट ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ पे प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसको करंट कम मिलेगा। तो ये सब हमको बताना था। और पैरेलल कनेक्शन में टोटल प्रतिरोध का जो मान होता है बच्चा, वो होता है 1/R1। अगर 3 प्रतिरोध लगाए हो तो टोटल का मान होता है 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन अगर तुम 2 को लगाए हो, एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताते हैं, अगर तुम 2 को प्रतिरोध लगाए हो तो तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन अगर तुम चाहो तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो R1 गुना R2 बटा में R1 प्लस R2, है ना। तो ये भी आपका फॉर्मूला आ गया 2 के लिए।
और यदि 2 से ज़्यादा प्रतिरोध लगाते हो, सुन रहे हैं, एक और फॉर्मूला होता है। मान लो तुम 2 से ज़्यादा प्रतिरोध लगाते हो और सभी प्रतिरोध का मान एक सामान्य है। मान लो तुम 10 प्रतिरोध लगाए और एक ही मान का 10 प्रतिरोध लगा दे, तुम मार्केट से 10 गो प्रतिरोध लाए, आर आर वाला 10 गो ले आए, एक ही मान वाला 10 गो प्रतिरोध ले आए, तब और सबको तुम पैरेलल में लगा दिए, 10 को पैरेलल में लगा दिए, 10 को खरीद के लाए, एक ही मान का प्रतिरोध 10 को खरीद के लाए और 10 को तुम पैरेलल में लगा दिए, तो तब टोटल प्रतिरोध का मान R/10 हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला कहाँ से आया है? फॉर्मूला होता है R/N, याद रखना, ये भी एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला तब लगाना होता है बच्चा जब एक ही मान का प्रतिरोध तुम बहुत सारा संख्या में ले आते हो। तो मान लो एक मान का प्रतिरोध तुम 20 गो लाए, तो उस एक का मान कितना है उसको ऊपर लिखोगे और नंबर कितना है, तुम कितना लाए 20, उसको नीचे लिखोगे। अगर मान लो प्रतिरोध का मान 1000 है, 1000 ओम है, 1000 ओम ऊपर लिखोगे, कितना तुम बाजार से खरीद के लाए, 10 को लाए तो 10 को नीचे लिखोगे, ठीक है ना। ये भी एक फॉर्मूला होता है पैरेलल का। अब आगे चलते हैं, आगे की ओर रुख करें। अब यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, ठीक ना, कि एक वायर है जिसका प्रतिरोध 6R है। मान लो एक तार है, ये तार है तुम्हारी, तार की लंबाई L है और इसका प्रतिरोध 6R है, और इस तार को मोड़ दिया जाता है सर्कल के फॉर्म में, ऐसा कुछ मोड़ के बना दिया जाता है। तो आपसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, बिंदु A और बिंदु B के बीच का प्रतिरोध क्या होगा। ये एक तार है, सुन रहे हैं, प्रश्न पे दिमाग लगाए, प्रश्न पे ध्यान दे। एक तार है, मान लो इसकी लंबाई L है, लंबाई से उसे कोई लेना देना नहीं है, मान लो फिर भी इसकी लंबाई L है और इसका प्रतिरोध का मान 6R है, और उसको एक वृत्त के फॉर्म, सर्कल के फॉर्म में, सर्कल को वृत्त बोलते हैं ना, हिंदी कमज़ोर है मेरा, हाँ वही बोलते हैं, तो एक सर्कल के फॉर्म में कर दिया गया। तो A बिंदु और B बिंदु के बीच बताओ प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो जरा सोचो, अगर इस तार को वृत्त के फॉर्म में कर दे तो ऊपर का आधा दूरी होगा, नीचे आधा दूरी होगा, तो ऊपर का प्रतिरोध होगा 3R, नीचे का भी प्रतिरोध होगा 3R, क्योंकि टोटल 6 था, तो आधा आधा लंबाई के कारण प्रतिरोध बढ़ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3R, नीचे हो जाएगा 3R। अब कमेंट में तुम लोग बताओ कि टोटल प्रतिरोध क्या होगा और ये कौन सा कनेक्शन। 2 बात बताना है, तुम्हारा काम है, हम हर चीज़ करके नहीं देंगे। तुम इसको सॉल्व करो और आंसर कमेंट में लिखोगे। आपको 2 बात बताना है, एक पैरेलल वाला, एक सीरीज वाला, ये बताओगे और कमेंट में आंसर करोगे इसका आंसर क्या आएगा, है ना। ये आपका काम है इसका आंसर बताना, ठीक ना। अब आगे देखिए, अब हम बात करेंगे सेल्स, ईएमएफ और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे। होता क्या है, ऑलरेडी हम प्रतिरोध के बारे में बात कर चुके हैं, बट अब हम बात करेंगे बैटरी का अपना प्रतिरोध, जिसको हम बोलते हैं अंदरूनी रेजिस्टेंस प्रतिरोध। बैटरी का खुद का जो प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोले। ये आपका लेक्चर ऑलरेडी 1 घंटा 13 मिनट का हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि विदिन 1 घंटा 40-50 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। आइए बात करते हैं। अगर हम बात करें, 1 मिनट रुकना बस, ध्यान देना। पहला बात तो सेल क्या होता है। देखो बैटरी जो होता है 3-4 सेल को मिला दोगे तो बैटरी बन जाता है, या 1 से ज़्यादा सेल भी हो तभी उसको बैटरी बोल सकते हैं। प्रश्न तो ये उठता है सेल क्या होता है। पढ़ लीजिए डेफिनेशन। एन इलेक्ट्रिक सेल्स इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट मेंटेन्स अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज इन अ सर्किट। कहा जा रहा है एक इलेक्ट्रिक सेल जो होता है ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसका कार्य ये होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर, चालक के अंदर आवेशों का कंटिन्यू लगातार बहाव को बनाए रखना। तो इलेक्ट्रिक सेल का काम क्या होता है, किसी भी चालक या फिर सर्किट बोल दो, उसके अंदर आवेशों के बहाव को कंटिन्यू बनाए रखना, उसी को बोलते हैं, वही काम होता है किसका, सेल का। सेल का काम क्या होता है, एक ऊर्जा का ये स्रोत है जिसका ऊर्जा कहाँ खपत होता है। देखो ऊर्जा का स्रोत तो है, लेकिन इसका भी तो ऊर्जा खपत हो रहा होगा। तो ये जो सेल है एक ऊर्जा का स्रोत है जिसका ऊर्जा खपत हो जाता है किस काम में,
आवेशों का बहाव को चालक के अंदर लगातार बनाए रखने में इसका ऊर्जा खपत होता है। इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तन करना। याद रखना, इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तन करना। यही बात यहाँ हिंदी में दिया हुआ है। हालांकि इससे अच्छा हिंदी तो मैं बोल लेता हूँ, बट मेरे अभी भी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक्चुअली देखा जाए तो मैं स्विच कर रहा हूँ इंग्लिश से हिंदी की ओर। स्विच नहीं बोल सकते, दोनों माध्यम को लेके चलना चाहता हूँ। बहुत कुछ मैंने हिंदी में सीखा है। तुम मेरा पुराना लेक्चर देखोगे और अभी का लेक्चर देखोगे तो अभी का लेक्चर हिंदी वाले बच्चों को समझ अच्छे से आ जा रहा है, बट पहले में क्या था कि उनको दिक्कत होते थे। अब देखो, अब एक वर्ड और आता है EMF, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है EMF। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक ना, फुल फॉर्म इसका। अब ये होता क्या, पहले आओ पढ़ लेते, डेफिनेशन पढ़ लेते, समझ आ जाएगा। क्या रहा है? द वर्क डन बाय सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू होल सर्किट इज कॉल्ड EMF। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था कि सेल के अंदर ऊर्जा होता है, ऊर्जा का स्रोत होता है, और उसका ऊर्जा खत्म होता है आवेशों को लगातार बहाव, मतलब चालक के अंदर बहाव बनाए रखने में। तो वही बात को यहाँ पे डिफाइन किया है प्रॉपर वे में। क्या डिफाइन किया है कि वर्क डन, सेल के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, सेल के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है, इकाई पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज को, इकाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इकाई प्लस चार्ज को सर्किट के अंदर एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर घुमाने में, देखो सेल काम करता है लगातार घुमाने में। सेल का काम होता है आवेशों को लगातार घुमाना सर्किट के अंदर। तो एक पॉजिटिव चार्ज को, इकाई पॉजिटिव चार्ज को एक चक्कर लगाने में सेल जितना कार्य करता है उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मुझे याद है, अब समझ आ गया होगा। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मान होता है W/Q। अब W क्या है कि सेल कितना कार्य कर रहा है, उसको ऊपर लिखो। सेल जो एक यूनिट चार्ज को घुमा रहा है किसी सर्किट के अंदर, तो घुमाने में कितना चार्ज कर रहा है उसको अपन यहाँ पे W लिख रहे हैं। W आ गया तुम्हारा वर्क डन, कि सेल कितना कार्य कर रहा है एक चार्ज को गोल गोल घुमाने में। जो भी चार्ज है, एक नहीं, यहाँ पे चार्ज का मान जो भी हो उसको घुमाने में कितना कार्य कर रहा है, और नीचे कितना चार्ज को घुमा रहा है, नीचे भागा दे दोगे तो इससे तुमको ज्ञात हो जाएगा कि इकाई चार्ज को उसको गोल गोल घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, W/Q, है ना। फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। सेल जो कार्य करता है इकाई चार्ज को सर्किट में घुमाने में, है ना, एक चक्कर लगाने में, उसी को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। उसका मान होता है W/Q। अब आगे चलते हैं। आगे चले तो एक बात आपको मालूम होगा, बैटरी का खुद का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। बैटरी भी कुछ न कुछ चीज़ों से बनाया जाता है। अब क्या चीज़ से बनाया जाता है? सॉल्यूशन से बनाया जाता होगा, है ना। आयोनिक सॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर आयंस होते हैं, और बहुत सारे माध्यम होते हैं बैटरी बनाने का। अब तो लिथियम बैटरी भी आ गया, कार्बन बैटरी होता है। तो बैटरी के अंदर भी कुछ न कुछ माध्यम होता है, उसका खुद का भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, और उस प्रतिरोध को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मान लो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वही इलेक्ट्रोलाइट मतलब हो गया सॉल्ट और पानी का सॉल्यूशन, तो उसका भी कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है। उसी प्रतिरोध के कारण बैटरी का खुद का एक प्रतिरोध बन जाता है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, आप इसको समझ लें। आगे चले तो हम बैटरी को भी सीरीज और पैरेलल में लगा सकते हैं। याद रखना, बैटरी को अगर हम चाहे तो सीरीज और पैरेलल में हम लगा सकते हैं। कैसे लगाना है ध्यान से सुनना, इसलिए मैं यहाँ पे जगह छोड़ के रखा हूँ। मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ बैटरी है, 4 बैटरी है, E1, E2, E3, E4। E1 क्या है? EMF को E से लिखते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसका फुल फॉर्म होता है, पढ़े ना EMF।
तो मान लो इसको अपन वोल्टेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ईएमएफ जो होता है 10 वोल्ट 20 वोल्ट वोल्टेज में ही लिखा हुआ होता है। तो मान लो ये बैटरी है, इसका ईएमएफ E1 है, दूसरा का E2 है, तीसरा का E3 और चौथा का E4 है, और चारों सीरीज में लगा हुआ है। तो नेट ईएमएफ, टोटल ईएमएफ का जो मान होगा बच्चा, वो होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, चारों के जोड़ के बराबर होगा। अगर 4 बैटरी इस प्रकार जुड़ा हुआ है तो, लेकिन बैटरी में एक खासियत होता है, उसको उल्टा भी लगाया जा सकता है। तुम प्रतिरोध को उल्टा लगाओ, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन बैटरी को उल्टा लगाओगे उससे फर्क पड़ता है। यहाँ पे क्या है, ये बैटरी का प्लस हो गया, बैटरी का माइनस हो गया, बैटरी का प्लस हो गया, बैटरी का माइनस हो गया, बैटरी का प्लस, इसका माइनस, बैटरी का प्लस, बैटरी का माइनस। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने सबको जोड़ दिया। लेकिन कभी कभार बैटरी को उल्टा भी लगा दिया जाता है, सीरीज में ही उल्टा लगा दिया जाता है, तब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। मान लो तुमने बैटरी को कुछ ऐसा लगाया है, इस प्रकार से, ये हो गया E1 E2 E3 और ये हो गया तुम्हारा E4, 4 बैटरी तुमने ऐसे लगा दिया। अब जो नेट ईएमएफ होगा, सीरीज में तुम लगाए ना, तो सीरीज में अगर बैटरी को लगा दे तो टोटल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है। ये सेल है, ये एक्चुअली में सेल है, सेल ही बैटरी को बना रहा है। ये क्या है, 4 को जो है सेल है, और एक बैटरी के अंदर एक से ज़्यादा सेल होता है, ठीक ना। तो इसको हम टोटल सम मिला के इसको हम बैटरी बोल सकते हैं, लेकिन एक को हम सेल बोलेंगे, ठीक ना। यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए, यहाँ भी 4 सेल है, तो सेल लगाने से क्या होता है कि टोटल वोल्टेज का मान बढ़ जाता है, फ़ायदा होता है। बट नुकसान कब होता है, जब उसको आप उल्टा जोड़ दो। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिखने को मिल रहा है, देखो ये हो गया प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस, बट यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ माइनस प्लस। इस केस में क्या करेंगे, नेट ईएमएफ होगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3 और माइनस में E4 हो जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि ये उल्टा लगा हुआ, ये वाला माइनस प्लस है, उल्टा लगा इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। इस बार सीरीज में भी जोड़ेंगे तो आपका जो ईएमएफ का मान आएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और ये उल्टा लगने के कारण माइनस E4 हो जाएगा। इससे हमको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, उल्टा लगा दिए और घटे जाएगा, इसलिए माइनस हो गया। अब आगे आ जाओ, किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं। उसी तरह बैटरी का पैरेलल का भी फॉर्मूला होता है। सीरीज का हम बता दिए, अब हम पैरेलल का बता देते हैं। बैटरी को अगर पैरेलल में लगाओगे तो नेट ईएमएफ का मान बच्चा लोग होता है E1 बट्टा R1 प्लस E2 बट्टा R2 प्लस E3 बट्टा R3 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। बोलो सर पैरेलल के केस में R1 R2 R3 कहाँ से टपक गया? तो ये बैटरी का अपना खुद का प्रतिरोध होता है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखे। टेंशन मत लो, आपको हर एक सेल का अपना प्रतिरोध दिया रहेगा, R1 का मान दिया रहेगा, R2 का मान दिया रहेगा, R3 का मान दिया रहेगा, और वैसे भी इससे कम क्वेश्चन आता है। पैरेलल वाला कनेक्शन बैटरी का थोड़ा सा कम क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, आने का संभावना बहुत कम है इस टॉपिक से। फिर भी हम बता दिए कि नेट ईएमएफ का मान होगा E1 बाई R1 E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। पैरेलल के लिए लगाना है फॉर्मूला। क्लियर है बात को? आ जाओ, अब किरचॉफ्स के लॉ को पढ़ना है। किरचॉफ्स के मुख्य रूप से 2 नियम हैं। पहला नियम को लोग कहते हैं किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, नाम याद रखना। किरचॉफ्स के जो पहले नियम है उसको अपन बोलते हैं किरचॉफ्स जंक्शन, नाम याद ही होगा, यहाँ लिखा हुआ भी किरचॉफ्स जंक्शन रूल, या फिर इसका एक और नाम होता है करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब इसका डेफिनेशन परिभाषा तो लिखा हुआ है, बट इसको हम और अच्छे तरीके से समझा देते हैं। तुम परिभाषा लिख लो, हम इसको और बेहतर रूप से समझाएंगे, परिभाषा से भी बेहतर रूप से समझाने की प्रयास करेंगे। फिर पढ़ लो, एक बार पढ़ना है पढ़ लो। तो किरचॉफ जंक्शन लॉ क्या पढ़ेंगे? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ।
या फिर बच्चा इसी को करंट लॉ बोला जाता है। इसका ये कहना है कि किसी भी जंक्शन पे जो करंट का मान होता है, सभी करंट का मान 0 होता है। क्या है, फिर से समझा देते हैं। किसी भी जंक्शन पे सभी करंट का जोड़ होता है, उसका मान 0 होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, प्रश्न ये उठता है, सर जंक्शन क्या होता है? तो जंक्शन वैसे पॉइंट को हम बोलेंगे जहाँ से 2 से अधिक रास्ता हो कहीं जाने का, उसको हम जंक्शन बोलेंगे। याद रखना, लिख लो कहीं पे। जंक्शन वैसे बिंदु को बोला जाता है जहाँ से कहीं जाने का 2 से अधिक रास्ता हो। जैसे कि ये एक जंक्शन होगा P, पॉइंट P एक जंक्शन को दर्शा रहा है। क्यों? पॉइंट B से 5 रास्ता है, इधर 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 इधर। और मान लो इस पॉइंट P से हमने 5 चालक को लगा दिया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो मान लो इधर से करंट आ रहा है I1, इधर से आ रहा है I2, इधर से जा रहा है I3, इधर से जा रहा है I4, इधर आ रहा है I5। तो किरचॉफ्स का पहला जो नियम है इस बात को कहता है कि यदि कोई जंक्शन पे करंट आता है या फिर जाता है तो जंक्शन पे सभी करंट का जोड़ का मान 0 होता है। और इसी को सिग्मा से दर्शाया गया है। सिग्मा मतलब होता है जोड़। मतलब किरचॉफ्स लॉ का कहना है कि कोई भी जंक्शन पे सभी करंट का जोड़ का मान 0 होता है, विद्युत धारा का मान 0 होता है। अब इसको और अच्छे से समझना है तो मैं समझाता हूँ। देखिए, जो करंट जंक्शन की ओर आए उसको हम प्लस में लेते हैं, और जो करंट जंक्शन से दूर जाए, जो विद्युत धारा जंक्शन से दूर जाए, उसको हम माइनस लेते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ का क्या कहना है? अब सुनो, हम इसको प्रैक्टिकल समझा के बता रहे हैं। तो अगर तुम फिगर को देखोगे, इसमें जो जो करंट जंक्शन P की ओर आ रहा है उसको हम प्लस लेंगे, और जो करंट जंक्शन P से दूर जा रहा है उसको हम माइनस लेंगे। तो कौन कौन आ रहा है? I1 आ रहा है तो I1 प्लस, I2 आ रहा है I2 प्लस, और कौन आ रहा है? I5 आ रहा है प्लस I5। तो ये आने वाला है, आने वाला को हम प्लस में लिखेंगे, और जो करंट जंक्शन से दूर जाएगा उसको हम माइनस में लिखेंगे। माइनस कौन जा रहा है भाई? I3 जा रहा है, I4 जा रहा है, और कोई नहीं जा रहा है, सिर्फ I3 जा रहा है और I4 जा रहा है। तो माइनस I3 माइनस I4। तो किरचॉफ्स लॉ का ये कहना है कि जो करंट आ रहा है उसको आप प्लस लिख लो, जो करंट जा रहा है उसको माइनस लिख लो, और टोटल करंट को जोड़ दोगे, सबको जोड़ दोगे तो बराबर 0 होगा। यही किरचॉफ्स लॉ का कहना है कि किसी भी जंक्शन पे सभी करंटों का मान 0 होता है। इस पर हम प्रश्न भी करेंगे, ऑलरेडी किए भी है। हमारा पुराना लेक्चर यूट्यूब पे देख लोगे, ऑलरेडी किए हैं। और अभी तक तुम्हारा बाकी का 1 शॉट नहीं देखे तो जाके देख लो। इतना आलसी बनने की ज़रूरत नहीं है तुम लोग को, जाओ जाके देखो कैसे निकालोगे एग्ज़ाम। तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ ये कहता है किसी जंक्शन पर आने वाला सभी करंट का जोड़ का मान 0 होता है। आगे हम बात करें, एक होता है किरचॉफ्स, वही किरचॉफ्स जंक्शन रूल को ही लिखा हुआ है, हम ऑलरेडी इसको बता चुके हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। हाँ, अब एक और बात, किरचॉफ्स जंक्शन रूल किस बात पे आधारित है? तो किरचॉफ्स का जो जंक्शन रूल है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आवेशों का संरक्षण पे आधारित है। याद रखना, ये VVI बात है, एग्ज़ाम में बहुत बार आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किरचॉफ्स का जो जंक्शन का नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे आधारित है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब अगर आगे बात करें तो आगे दूसरा नियम आ जाता है किरचॉफ्स का लूप लॉ, या फिर इसको वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं। अब किरचॉफ्स का लूप लॉ क्या कहता है? तो पहला बात तो आपको ये समझना होगा लूप कहते किसको। अब हम एक ड्राइंग बना रहे हैं, आपको पूरा समझ आ जाएगा। एक हम साधारण सा लूप बनाते, इससे साधारण लूप देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल मानो कि यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक बैटरी है जिसका EMF जो है बच्चा E है। एक बैटरी है जिसका EMF क्या है? E है। और ये एक सर्किट है,
और यदि तुम इसी सर्किट का एक चक्कर मार दोगे तो उसको लूप कहते हैं। लूप मतलब एक चक्कर लगाना, एक लूप में घूमना, एक पूरा सर्किट के अंदर घूमना। मान लो ए से डी गए, ए से डी गए तुम, डी से सी गए तुम, सी से बी गए तुम, और बी से ए आ गए, तो इसको अपन लूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको लूप बोलेंगे। ये तो सबसे साधारण सर्किट हम बनाए। तुम चक्कर कैसे भी मारो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक चक्कर लगाना है। अगर एक चक्कर लगाते हो तो उसको तुम बोलोगे एक लूप में घूमे हो, ठीक है ना। अब इसको समझोगे तभी किरचॉफ्स का लूप लॉ समझ आएगा। तो किरचॉफ्स, मान लो यहाँ करंट आई निकल रहा है और ऐसे करंट जा रहा है, ये आपका एक लूप कहलाएगा, साधारण सा एक लूप है। तो किरचॉफ्स का कहना है, क्या कहना है कि यदि तुम लूप में, सुनो ध्यान से क्या कहना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। किरचॉफ्स का कहना है कि यदि तुम एक क्लोज लूप में एक चक्कर मारोगे तो सभी वोल्टेज का जोड़ का मान 0 आएगा। किरचॉफ्स का क्या कहना है? यदि तुम एक लूप में, एक क्लोज लूप में एक चक्कर पूरा मार देते हो, चक्कर मार के वहीं पे आ जाते हो जहाँ से चालू की हो, तो टोटल वोल्टेज का जोड़ का मान 0 होगा। सिग्मा मतलब जोड़ होता है, सिग्मा बोला जाता है, समेशन फंक्शन है, ठीक ना। तो सभी का समेशन है ना, समेशन के लिए इसको लिखते हैं। तो सभी का जोड़ जो होगा 0 होगा, वोल्टेज का जोड़ 0 होगा अगर एक चक्कर मारते हो तो लूप में। अब इसके ऊपर प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन भी समझाने का काम करता है। तो जैसे ही लेक्चर ख़त्म होगा 16-17 तारीख से हम क्वेश्चन का सीरीज ला देंगे आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। बस आप लाइक दो, हमारे लेक्चर को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाओ, और यही आप ही लोग कर सकते हो। हम आपके लिए क्वेश्चन सीरीज भी लाएंगे, फिजिक्स का पूरा डर खत्म कर देंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे इस पे क्वेश्चन करेंगे और बेहतर रूप से समझ आएगा। अब अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर, ये सब होता क्या है? तो पहला बात, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है? बच्चा लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होता है वो वर्क डन के बराबर होता है। और जैसा कि आप पढ़े होगे, बार बार मैं पढ़ाया हूँ, वर्क डन बराबर होता है चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस। दो बिंदुओं के बीच में विभव क्या है, उसका अंतर, है ना। तो वर्क डन बराबर कार्य बराबर आवेश गुना पोटेंशियल डिफरेंस, ये फॉर्मूला पढ़े होगे। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को तुम वर्क डन से भी दर्शा सकते हो, क्योंकि जितना काम करोगे उतना इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगा, निकलेगा, है ना, उतना इलेक्ट्रिक एनर्जी निकलेगा। इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर वर्क डन, और वर्क डन को तुम चाहो तो Q इंटू वी से भी लिख सकते हो, या अगर आप इसको तोड़ के लिखे हो तो तोड़ के इसको आप VIT भी लिख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, आपको हर फॉर्मूला को याद रखना होगा। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन का फॉर्मूला Q इंटू वी होता है, या फिर उसको VIT भी लिख सकते हो, V फॉर वोल्टेज, I फॉर करेंट, T फॉर टाइम। इस तरह से आप एनर्जी को लिख सकते हो, Q भी लिख सकते हो, या फिर वोल्टेज, करंट और टाइम भी लिख सकते हो, या और भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी का I² RT। I आपका करंट है, R आपका प्रतिरोध है, T आपका समय, कितना समय के अंदर आपको निकालना है, T फॉर टाइम। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ गया I² RT, ये भी याद रखना है। और फॉर्मूला होता है एक V² RT। सब के सब इलेक्ट्रिक एनर्जी, है ना, विद्युत ऊर्जा का ही फॉर्मूला है चारों। आपको चारों फॉर्मूला याद रखना होगा। आइए अब बात करते हैं पावर। तो पावर बराबर होता है वर्क डन बाय समय। तो जो भी आप एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े वर्क डन के बराबर होगा, बताए ना, उसको ऊपर रख दो, वर्क डन का फॉर्मूला ऊपर रख दो, टाइम को नीचे से भागा दे दो, तो आपको निकल के आ जाएगा पावर। जब आप ऐसा करोगे, कॉपी निकालो और जो वर्क डन का 3 गो फॉर्मूला पढ़े ना, 3 गो पढ़े मुख्य रूप से, 3 या 4 गो पढ़े, उसमें से 3 गो को उठाओ, पावर की जगह उसको लिख दो, पावर की जगह उसको लिख दो, नीचे समय से उसको भागा दे दो। जब समय से भागा दे दोगे तो पावर का फॉर्मूला आएगा, एक तो VI आएगा, एक I² R होता है, एक V² R होता है। ऑलरेडी इस पर रखे हम। और पावर क्या होता है? पावर तुमको पता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य का करने का दर, या ऊर्जा खपत होने का दर, या ऊर्जा प्राप्त होने का जो दर होता है, रेट होता है, उसको हम पावर बोलते हैं।
और यहाँ पे गलती लिख दिया टाइपिस्ट ने, जो बाजार में मार्केट में जो गाड़ी उड़ी इंजन उंजन बनता है उसका पावर लिखने का तरीका अलग होता है। वो लोग यूज करता है हॉर्स पावर, एचपी यूज करता है, और एक एचपी के अंदर बच्चा लोग 746 वाट होता है। याद रखना, पावर का इकाई वाट होता है, और जो कॉमर्शियल बाजार सब में पावर की जगह पर एचपी का बात किया जाता है। तो एक एचपी के अंदर 746 वाट होता है, याद रखिएगा। एचपी मतलब हॉर्स पावर, कितना हॉर्स पावर, उसको हम एक 746 वाट बोलेंगे एक एचपी के अंदर। आगे चलते हैं, तो आगे हीटिंग इफेक्ट। तो बच्चा लोग जो हीट निकलता है, उष्मा निकलता है, वो भी एक तरह का ऊर्जा ही हुआ, इसलिए उसका भी फॉर्मूला एक ही जैसा होता है। जैसे आप पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला, विद्युत ऊर्जा का, वही सब फॉर्मूला यहाँ पे फिर से एक बार देखने को मिलता है ना, सेम फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब इस पर ज़्यादा मत ध्यान दो, यहाँ पे कैलोरी करने का टेक्निक लिख दिया है। मान लो ऊर्जा को कैलोरी में करना है, तो यहाँ पे जे 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 लिखा है ना, तो जे 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 के जगह पर आप डाल देना, जे 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 का मान होगा 4.1। एक मिनट, जे 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 जो लिखा है उसके जगह आपको क्या डालना है पता है? जे 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 के जगह पे आपको जूल में आएगा, ये कैलोरी में करना है। 1 जूल में, रुक जाए एक मिनट, 4.18 कैलोरी होता है, नहीं उल्टा लिख दिया। हाँ ठीक है, अब हम बताते हैं। देखो फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला वही है जो ऊपर में लिखा है, वही सब फॉर्मूला लिख दिया गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जे के जगह पे, जे के जगह पे आपको मान डालना है। जे के जगह पे क्या मान डालना है? जे के जगह मान डालोगे 1/4.18। ये एक जूल इक्विवेलेंट है। मान लो आपको आंसर को कैलोरी में करना है, उस केस में, क्योंकि बहुत बार क्या होता है एग्जाम में आंसर कैलोरी में पूछ देता है, ऊर्जा का मान आपका कैलोरी में रहता है, उस केस में आप क्या करोगे, नीचे में 4.18 से उसको भागा कर दोगे। तो 4.18 से जब आप भागा दोगे तो आपका जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो कैलोरी में आएगा। इसलिए ये दिया हुआ है, दोनों फॉर्मूला सेम है, बट यहाँ पे जो जे दिखा रहा है, जे का मान आपको रखना है 1/4.18। ये रखोगे तो यही आंसर आपको कैलोरी में प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कंजम्पशन। तो आप जो घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जैसे फ़ैन चलता है, एसी, फ्रिज जो आपके घर में चलता है, तो सब क्या करते हैं, बिजली खपत करता है। जो भी घर में फ़ैन, एसी, कूलर जो भी चल रहा है, तो आप देखोगे आपके घर में बिजली बिल उठता है, 10 यूनिट 20 यूनिट उठता है ना। तो आप 1 यूनिट का 10 रुपया देते हो। पटना में तो यही होता है, हमारे घर का जो मकान मालिक होता है 1 यूनिट का 10 रुपया चार्ज करता है। तो बच्चा 1 यूनिट में जो होता है 1 किलोवाट आवर होता है, kWh। और याद रखना किलोवाट आवर ऊर्जा का इकाई है, इन्हें इसको पावर समझ लेना। ये किसका इकाई है? ऊर्जा का। किलोवाट आवर जो होता है वो एक ऊर्जा का इकाई होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, और ये कॉमर्शियल यूनिट है। कॉमर्शियल मतलब होता है जो मार्केट में यूज किया जाता है, जो बिजनेस में प्रयोग किया जाता है। ऊर्जा को हम किस में लिखते हैं? जूल में लिखते हैं, कैलोरी में लिखते हैं। अभी तो कितना ही पढ़ते थे ना, ऊर्जा को या तो जूल में लिख देते थे या कैलोरी में लिख देते थे। लेकिन हम लोग जो बिजली बिल उठाते हैं उसका जो ऊर्जा होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम जूल और कैलोरी में नहीं लिखते हैं, उसको अपन लिखते हैं किलोवाट आवर में लिखते हैं, kWh में लिखते हैं। और 1 किलोवाट आवर को अपन 1 यूनिट बोलते हैं। तुम्हारे घर में जो बिजली उठता है 1 यूनिट, उसका मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, और उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। याद रखना, 1 किलोवाट आवर का जो वैल्यू होता है तुम खुद से भी निकाल सकते हो, बट यहाँ इतना समय नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं 1 किलोवाट आवर का मान 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। चलिए आगे चलते हैं, ये आपको रिश्ता याद रखना है। अब हम लोग मेजरिंग डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे करंट है, करंट को कैसे नापना है, वोल्टेज है, वोल्टेज को कैसे नापना है। तो अलग अलग मार्केट में डिवाइस है उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, और आपका हो गया वोल्टमीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर बिच। मुख्य रूप से 4 डिवाइस के बारे में पढ़ना है। अगर गैल्वेनोमीटर लगा दो तो 5 हो गया, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर
पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज, इनके बारे में जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो चलिए जल्दी करें इसको ख़त्म। ऑलरेडी आपका हमने 1 घंटा 40 मिनट ले लिया, तो ये लेक्चर मुख्य रूप से 2 घंटा तक जा सकता है, ठीक ना। 20 मिनट और लगेंगे अगर आप देखोगे तो पहले हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर का। तो गैल्वेनोमीटर है क्या? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट स्मॉल करंट पासिंग थ्रू इट बाय शोइंग डिफ्लेक्शन। तुम देखोगे आप स्टेपलाइजर पहले यूज करते होगे, उसमें कांटा होता होगा, ऊपर नीचे होते रहता होगा, करंट आता होगा, वोल्टेज ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हो जाता था, कम हो जाता था। आप पहले देखते होगे, पहले यूज किया जाता था गांव सब में, टीवी उवी को बचाने के लिए वोल्टेज बार बार कम ज़्यादा हो जाता था, उसके लिए प्रयोग किया करते थे। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका प्रयोग हम छोटे विद्युत धारा को नापने के लिए करते हैं, स्मॉल करंट को नापने के लिए करते हैं। स्मॉल करंट को नापने के लिए जो डिवाइस यंत्र का यूज करते हैं उसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। और ये कैसे नापता है? डिफ्लेक्शन करके। इसमें एक होता है आपका कांटा होता है जो डिफ्लेक्ट करते रहता है। आगे हम बात करें, आगे आपका आ जाता है एमीटर। एमीटर क्या है? एमीटर भी एक तरह का यंत्र है जिसका प्रयोग हम करंट विद्युत धारा को नापने के लिए करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। और एमीटर को याद रखना हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, याद रखना, क्योंकि एमीटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट को नापना है, इसलिए एमीटर को हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। क्योंकि सीरीज में लगाओगे तभी वो बता पाएगा कि सीरीज के अंदर कितना करंट का बहाव है, ठीक ना। एमीटर को आपको सीरीज में लगाना है क्योंकि ये करंट का मान बताएगा, और ये एक छोटा मोटा नहीं, बड़ा करंट भी बता देगा। एमीटर का काम ही है, करंट को नाप के देगा, करंट कितना है आपके सर्किट के अंदर। अब अगर आगे बात करें तो एमीटर का जो ड्राइंग होता है कुछ ऐसा होता है। सवाल ये उठता है कि एमीटर बनाया कैसे जाता है। तो एमीटर बनाने का हम टेक्निक तुम लोग को बता देते हैं कि एमीटर बनाने का जरिया क्या है, क्या माध्यम है, किस तरीके से हम एमीटर बना सकते हैं। देखिए, एमीटर को हम गैल्वेनोमीटर के सहायता से बनाया जा सकता है, बहुत ईजी होता है। अगर तुम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो, एस मतलब होता है शंट रेजिस्टेंस। ये देखो, अब एस क्यों लिखा, आप चाहे तो वहाँ आर भी लिख सकते हैं, बट एक खास तरह का ये रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम भी एक खास तरीके का रख दिया गया। एस जो है आपका होता है शंट रेजिस्टेंस। और यदि आपको एमीटर बनाना है तो आपको क्या करना होगा? एमीटर बनाने के लिए एक गैल्वेनोमीटर पकड़ो, उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो, बन गया ये एमीटर। बस इतना ही करना है तो एमीटर आपका बन जाएगा। तो होगा क्या? मान लो यहाँ से आई करंट निकलेगा, मान लो यहाँ से आई करंट, बाहर से आई करंट आ रहा है इसके अंदर, तो इसके अंदर करंट जाएगा आई जी। बोलो सर आई जी का ही लिखा गया? आई जी मतलब होता है गैल्वेनोमीटर के पास कितना करंट जा रहा है, इसलिए उसको आई जी लिखा गया। और आई में से जो बच गया वो क्या होगा? आई माइनस आई जी। ये करंट ऊपर की ओर जाएगा, ये करंट शंट रेजिस्टेंस की ओर जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे आई माइनस आई जी कहाँ जा रहा है? शंट रेजिस्टेंस की ओर। और आई करंट किसके ओर जा रहा है? गैल्वेनोमीटर की ओर जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? एस गुना आई माइनस आई जी, और बराबर में लिख सकते हैं आई जी गुना जी। लोग सर ऐसा काहे लिखा आपने? तो बउआ आई माइनस आई जी शंट रेजिस्टेंस की ओर जा रहा है, इसलिए वोल्टेज निकालने के लिए हम लिखेंगे एस गुना आई माइनस आई जी, क्योंकि शंट रेजिस्टेंस की ओर जो करंट जा रहा है उसको हम गुना करके लिखेंगे, है ना। और गैल्वेनोमीटर के पास आई जी करंट जा रहा है, तो उसको हम लिखेंगे आई जी गुना जी, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम शंट रेजिस्टेंस का मान निकाले, एस का मान निकाले, तो एस का मान क्या आएगा? आई माइनस आई जी को नीचे भेज दो, तो आई जी बट गुना जी, नीचे में आई माइनस आई जी। तो हमने ये भी बता दिया फॉर्मूला कैसे आया, ऑलरेडी आगे फॉर्मूला दिया होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला कैसे आया? आई जी गुना जी बटा आई माइनस आई जी। कैसे निकाले? बड़ा आसान माध्यम है। शंट रेजिस्टेंस के पास जो करंट जा रहा था उसको हमने गुना कर दिया, और गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट जा रहा है उसको बराबर कर दिया, तो शंट रेजिस्टेंस का मान आ गया आई माइनस आई जी, नीचे चला गया। अब एक बात बताता हूँ, एक बात क्या बताता हूँ, जी जो है वो आपका होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का जो अपना प्रतिरोध होता है उसको हम जी बोलते हैं, ठीक ना। और एस जो होता है
वो आपका होता है शंट रेजिस्टेंस, जो पैरेलल में लगाया जाता है। ये बात भी याद रखना, एमीटर के अंदर शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में लगता है, और शंट रेजिस्टेंस का मान बहुत ही कम होता है। जितना कम रखो उतना अच्छा है। आपको शंट रेजिस्टेंस मान जितना कम रखना उतना बेहतर है। वही फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह शंट रेजिस्टेंस नहीं, मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम रखो उतना अच्छा है। एमीटर का रेजिस्टेंस, दोनों मिला के रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। अब बात यहाँ ध्यान दो, ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज का। ये तुम्हारा जो है ना ड्राइंग लिखना भूल गया हमारा टाइपिस्ट, ये तुम्हारा व्हीट स्टोन ब्रिज है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ ऐसा होता है, इसमें 4 गो प्रतिरोध लगा होता है, P, Q, R, S, और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ रहता है। इसका खासियत क्या है, इन 4 प्रतिरोध में से 3 गो का मान हमको मालूम होता है। P का मालूम है, P का मालूम है, R का मालूम है, Q का मालूम है, S का मालूम नहीं होता है। तो जिसका मालूम नहीं होता है उसका हम मालूम लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे? चूँकि बैलेंस कंडीशन जब होता है, जब बैलेंस संतुलित कंडीशन होता है तो गैल्वेनोमीटर से कोई धारा पास नहीं करता, और जब भी बैलेंस कंडीशन होता है तो G के अंदर से जो करंट जाता है उसका मान 0 हो जाता है। याद रखना, व्हीट स्टोन ब्रिज के अंदर बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से पास करने वाला करंट का मान 0 हो जाता है। और जब भी बैलेंस कंडीशन होता है, संतुलित केस बनता है, तो P/R है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो, जब भी संतुलित केस बने तो संतुलित केस में P/Q बराबर हो जाता है R/S के। मतलब P/Q बराबर होगा R/S। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, P/R बराबर Q/S। बात बराबर ये है, ठीक है ना। तो बैलेंस कंडीशन में ये होता है, P/R बराबर Q/S। इस तरह से भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, P/Q बराबर R/S। ये कब करना है? जब व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित हो, बैलेंस हो, तब। अब हम बात करेंगे मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज दिखने में कुछ इस प्रकार होता है। आपको पता होना चाहिए मीटर ब्रिज कैसा होता है। कुछ इस प्रकार का होता है। उसका यहाँ पे एक स्केल लगा होता है, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा होता है जिसका मान जानते हैं, नोन मतलब होता है जिसको हम जानते हैं, और ई जो है इसको हम नहीं जानते, अनोन है, ठीक है ना। और ई जो है ना तार, ये इसको इधर उधर घुमाते हैं तार को, जहाँ पे जाके जो यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर लगा है, इस तार को घुमाया जाता है। तो जब तुम तार को घुमाओगे एक ऐसा समय बनेगा, एक ऐसा समय आएगा जब फिर से संतुलित वाला केस बन जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज वाला। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हो जाता है। उस दौरान इसको हम बोलेंगे संतुलित, तब वो बैलेंस कहलाएगा। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनता है पता है? फॉर्मूला याद रखना, मेन फॉर्मूले रखना होता है। ER है, ES है, तो R/S बराबर होता है, ये लंबाई जो भी होगा, ये लंबाई L है, तो ये लंबाई क्या होगा? 100 - L। क्यों? क्योंकि टोटल लंबाई इसका 100 होता है। तो इतना दूर अगर L है तो इतना दूर क्या होगा? 100 - L। तो R/S बराबर L/100 - L। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका हो गया फॉर्मूला मीटर ब्रिज का, जिसमें 2 प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो बराबर हो जाएगा इस लंबाई और इस लंबाई के अनुपात के। और ये जो है बैलेंस कंडीशन, ये लंबाई क्या बताता है? बैलेंस को बताता है। इतना बस याद रखना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाओगे नहीं बनेगा। एक लेक्चर में अगर ज्ञानी बनना चाह रहे हो फिर दिक्कत है। अब बात करते हैं एक नया लास्ट टॉपिक का, पोटेंशियोमीटर का बात करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? तो पोटेंशियोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिसका काम सेम है, 2 काम है। या एक तो हमको बताता है वोल्टेज नाप के दे देगा, EMF, किसी भी बैटरी का अगर तुमको वोल्टेज का पता लगाना है, EMF का पता लगाना है, तो हम पोटेंशियोमीटर की सहायता से निकाल सकते हैं। ये एक यंत्र है जो कि EMF भी नाप के दे देगा और अंदरूनी प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस भी नाप के दे देगा। तो ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस भी बता देगा। तो आप चाहो तो इसके हेल्प से EMF भी मान का निकाल सकते हो, EMF का भी मान निकाल सकते हो, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस का भी मान निकाल सकते हो, है ना।
बट इसका एक खासियत है। खासियत क्या है कि पोटेंशियोमीटर कोई करंट को नहीं लेता। देखो, हर एक डिवाइस का, हर एक यंत्र को चलने के लिए विद्युत धारा की जरूरत होती है, बट पोटेंशियोमीटर कोई विद्युत धारा नहीं लेता है। बोलो कि सर तब चलता कैसे? पोटेंशियोमीटर का अपना खुद का एक बैटरी होता है, वो वहीं से बिजली लेता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है चलने के लिए। वो किसी दूसरे का ऊर्जा नहीं खाता है, वो दलाली वाला काम नहीं करता है। 100 रुपया दिए, 5 रुपया खा गए, 95 रुपया का सामान ला के दे दिए, ऐसा काम पोटेंशियोमीटर नहीं करता है। तुम पोटेंशियोमीटर को 100 रुपया दियो तो 100 रुपया का काम करके देगा, है ना। और उसको जो भी अपना लगता है वो अपना पैसा खर्च करेगा, मतलब उसको सर्किट से कोई करंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता। ये उसका खासियत है, याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। पोटेंशियोमीटर दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसका लंबा सा तार होता है, कुछ ऐसा ड्राइंग होता है उसका। अब मेन बात पे आते हैं। पोटेंशियोमीटर में एक वर्ड यूज होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट के। एक वर्ड होता है, देखो तीन फॉर्मूला याद रखना। एक तो ये फॉर्मूला के आपका बताता है पोटेंशियल ग्रेडियंट को। बोलो कि सर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट इस बात को दर्शाता है कि आप कितना दूरी जाते हो कि वोल्टेज कितना से गिर रहा है। जैसे जैसे दूरी बढ़ रहा है तो वोल्टेज कितना से ड्रॉप हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मान लो 1 मीटर गए, वोल्टेज 10 वोल्ट से गिर गया, उसको हम बोलेंगे 10 वोल्ट पर मीटर, यही होगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर 1 मीटर गए, वोल्टेज 5 वोल्ट से गिर गया, उसको हम बोलेंगे 5 वोल्ट पर मीटर, यही हमारा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट को के से लिखा जाता है और पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान होता है V/L, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान होता है। और ये फॉर्मूला तो याद रखना। दूसरा, दो बैटरी के EMF का तुलना, अगर दो बैटरी का EMF का तुलना करेंगे तो उसको लिखेंगे E1/E2 और इधर लिखेंगे लंबाई, लेंथ, कहाँ पे जाके वो बैलेंस हुआ है उसकी लंबाई, तार की लंबाई आपको दिया रहेगा L1/L2। तो अगर दो बैटरी को कंपेयर करना है तो E1/E2 बराबर L1/L2, ये आप कर दोगे तो दो बैटरी का तुलना इससे किया जाता है, इस फॉर्मूला से। तो हमने दो चीज़ पढ़ा। लास्ट क्या काम है कि पोटेंशियोमीटर का काम इंटरनल रेजिस्टेंस को नापने के लिए भी किया जाता है। तो पोटेंशियोमीटर काम कैसे कर सकते हो? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नापने का फॉर्मूला क्या होता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस नापने का फॉर्मूला होता है R बराबर L1/L2, जो लंबाई होगा, बैलेंस वाला जो लंबाई होगा, लेंथ होगा, उसको ऊपर नीचे लिख देना है। R बराबर L1/L2 माइनस 1 इंटू में रेजिस्टेंस, जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसको बाहर उससे गुना कर देना। तो आपको दिया रहेगा, प्रश्न करेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ आएगा। मैं आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छा लेक्चर लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो दबा के लाइक करो, शेयर करो, मेरे मेहनत को आप बताओ समझ आया कि नहीं आया, मैंने कैसा समझाया है इतना कम समय में। बाकी यूट्यूब पे सर्च मार के देखो कि बाकी वीडियो और इस वीडियो में क्या अंतर आपको देखने को मिला है। तो आप लोग कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद सभी का। आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समाप्त हुआ यहीं पे।